करके आपको आउटपुट के ऊपर इंक्रीज वोल्टेज या करंट देते हैं, और इनका जो गेन है वो गेन थाउजेंड्स में होता है। और किसका क्वेश्चन था? एहतिशाम, आपका क्वेश्चन था चैप्टर 5 में कौन सा है? तभी एक मैं निकाल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं मुझे याद नहीं आ रहा कौन से पेज पे था। अच्छा, वो आप देख लें। अच्छा, कल मुझे कुछ लोगों ने भेजे थे, क्वेश्चन भेजे थे कि हम उसको रीड्रॉ कैसे कर सकते हैं सर्किट को। तो अगर कोई सर्किट ऐसा हो जो आप रीड्रॉ करना चाहते हो या बता दें, तो मैं उसको फिर आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हम रीड्रॉ करेंगे। मैं भी यहाँ पर देखता हूँ कौन से चैप्टर में थे जो रीड्रॉ करने थे क्वेश्चन। सर चैप्टर 8 में थे। चैप्टर 8 में, मैं चैप्टर 8 में आपको बता देता हूँ। सर चैप्टर नंबर 7 के पेज पे क्वेश्चन है सर, उसको रीड्रॉ करें। चैप्टर नंबर 7 में मैं सफर करो इसका 8 का बता दूं। 8 में कौन सा क्वेश्चन है जो रीड्रॉ करना है? ये वाले क्वेश्चन भी आपने नहीं करने। अच्छा, ये जीनर वाले हैं, ये क्वेश्चन आपने नहीं करने। ये एम्पलीफायर वाले क्वेश्चन आपने नहीं करने, ये आपने नहीं किए हुए। ये डायोड्स और ट्रांजिस्टर वाले ये क्वेश्चन आपने नहीं करने। चैप्टर 8 शुरू हो गया। ये मैंने बुक के ऊपर कुछ आपको समझाया था और गलती से मैंने चेक कर लिया, तो वो जो समझाया था वो सेव हो गया बुक के ऊपर। वाई डेल्टा नेटवर्क्स भी आपने नहीं करने, ठीक है? ये भी अभी आपने नहीं पढ़े हुए। क्वेश्चन नंबर बता देंगे कौन सा है जो रीड्रॉ करने का है? सर याद नहीं है, मगर इसी एक्सरसाइज में ये नीचे कर दो सर, ये बने थोड़ा नीचे। ये क्वेश्चन है जिस तरह ये फिगर 8.78 है, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको आप सोर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे 3 मिली एम्पेयर को और 2.4 किलो ओम को, तो ये आपके पास एक ही लूप बन जाएगा, ठीक है? इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने उस दिन आपसे शेयर किया था, जो आपकी एग्जांपल थी, ये मैंने आपको करवा भी दिया था। ये रीड्रॉ होता है, ठीक है? ये 2 लूप्स बनते हैं, ये एक्चुअली 3 लूप्स नहीं। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से उसने टेढ़ा करके दिया हुआ है, इसको आप रीड्रॉ करेंगे 2 लूप्स में। ये मैंने आपको करवाया हुआ है, इसको देख लें। ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप एक ही लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? आपके पास जो ये है 2 एम्पेयर और 3.3 ओम का रजिस्टर है, ये आपके पास ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो आप इसको ट्रांसफॉर्म करके सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लें। ये क्वेश्चन है, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये जो आपके सामने है, ये क्वेश्चन नंबर 8.85 है। इसका क्वेश्चन किधर है 8.85 का? ये है यूजिंग मेश एनालिसिस, क्वेश्चन नंबर 30 है। यूजिंग मेश एनालिसिस डिटरमिन द करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर इन द सर्किट ऑफ फिगर 8.85। ये कल मुझे किसने ये क्वेश्चन भेजा था। इस अगर आप क्वेश्चन को देखें तो हम इसको जब मॉडिफाई करेंगे तो ये 3 ओम का रजिस्टर 3 एम्पेयर का सोर्स 6 ओम के रजिस्टर के साथ पैरेलल में है, ठीक है? मैं इसको यहाँ पर रीड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी है। ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके पास 3 एम्पेयर का सोर्स है, इसके साथ पैरेलल में एक 6 ओम का रजिस्टर है जो बुक वाले ने टेढ़ा करके लगाया हुआ है। बाकी सर्किट आपके पास एज इट इज है। ये आपके पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इसके साथ में यहाँ पर ये एक्चुअली आपके पास, अगर आप इसकी ब्रांच को सीधा कर दें तो ये एक्चुअली आपके पास सर्किट बनता है 3 एम्पेयर के सोर्स के साथ। ये वाला जो एलिमेंट है आपके पास 2 ओम और 4 एम्पेयर, ये एक्चुअली यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है? ये जो आपका सॉरी, ये जो लास्ट वाले ब्रांच है इसमें यहाँ पर 2 ओम का रजिस्टर है, और इसी 2 ओम के रजिस्टर के साथ पैरेलल में एक
करंट सोर्स है तो यहाँ पर कनेक्टेड है। सर ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, मैं अभी इसको सीधा करके जस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये वाला जो करंट सोर्स है 4 एम्पेयर का, ये और ये जो 2 ओम है, ये रिप्लेस हो जाएंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। तो जब आप रिप्लेस करते हैं तो ये चीज़ याद रखनी है कि आप इसमें से किसी भी एक ब्रांच को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक ही ब्रांच में इसका वो बनेगा, जो न्यू सर्किट बनेगा। तो जो न्यू सर्किट बनेगा उसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये इस पोर्शन को मैं रीड्रॉ करता हूँ, 4 एम्पेयर और 2 ओम। 4 एम्पेयर और 2 ओम आपके पास सीरीज में आ जाएंगे एक ही लाइन के अंदर। सर ऐसा हो सकता है कि एक ही सर्किट में दो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है सारे के सारे सोर्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ये बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो 2 ओम का रेजिस्टर है वो इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा, सोर्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये आपके पास 2 ओम है और इसकी जो वोल्टेज सोर्स बनेगी वो कितनी बनेगी, V इज इक्वल टू आई आर, 4 इंटू 2 8 वोल्ट्स। 8 वोल्ट का आपके पास सोर्स बनेगा जिसका पॉजिटिव राइट साइड पे होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन राइट साइड पे है तो पॉजिटिव राइट पे होगा। बाकी सर्किट एज इट इज़ है, इसको आप उस तरह से ड्रॉ कर लें। यहाँ पर भी आपके पास ये 3 एम्पेयर का सोर्स है, इसको आप सर अपनी जगह पर। पॉजिटिव लेफ्ट साइड नहीं होगा? पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे क्यों होगा बेटा? सर करंट हमेशा राइट टू लेफ्ट जाती है, तो करंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो फिर पॉजिटिव इधर होगा तो वो उसकी तरफ नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना। नहीं बेटा, ये आपको किसने कहा कि करंट हमेशा लेफ्ट से राइट जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। हाँ जी, पॉजिटिव से करंट इनिशिएट होता है ना, तो आपके पास करंट की डायरेक्शन इधर किधर है, राइट पे है ना। तो मैं बैटरी भी वो बनाऊंगा जिससे करंट राइट को जा रहा हो। समझ आया? सर ये 3 एम्पियर को भी ट्रांसफॉर्म कर देंगे? बिल्कुल आप ट्रांसफॉर्म कर दें, और ट्रांसफॉर्म हो सही गया है आपके सर, पास, समझ आ गया। ठीक हो गया गुड। ये आपके पास एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सर्किट बनता है, ठीक है। इस 3 एम्पेयर को भी आप ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो वो भी एक ही सर्किट बनेगा, एक ही ब्रांच बनेगी जिसके अंदर आपके पास ये वाला रेजिस्टर लगा होगा 6 ओम वाला, ये 6 ओम का रेजिस्टर है आपका और 3 एम्पेयर का आपका करंट है। तो आपके पास जो वोल्टेज सोर्स आएगा वो 18 वोल्ट का होगा, पॉजिटिव अपवर्ड होगा और उसके साथ सीरीज में यही वाला रेजिस्टर 6 ओम कनेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया? जी सर। सर ठीक 3 है। वोल्ट जो हमने एंड पे ड्रॉ किया सर, इसके सामने एक ब्रांच आपने ड्रॉ किया है नीचे सर, इसका तो मकसद ही कोई नहीं है यहाँ पे। कौन सी ब्रांच? ये वाली? जी सर ये वाली। ये एक्चुअली सर्किट में ये वाली ब्रांच है ना। तो सर ये फिर एक लूप बन जाएगा वो वाला साइड वाला एक? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला था अभी। मुझे ये बताएं कि इसका क्या होगा, ये जो ब्रांच यहाँ पर लगी हुई है। सर वही तो ठीक नहीं लग रहा था इसलिए पूछा मैंने। हाँ सर तो इसको ठीक नहीं लग ग्राउंड रहा था तो इसका कोई सोल्यूशन तो सर- होगा ना, आपने सर ठीक ये नोट किया है। शॉर्ट है, क्या हम इसको सर, शॉर्ट ये कर शॉर्ट हो सकते हैं या गया, ओपन कर शॉर्ट हो गया। फिर रिमूव कर हाँ सकते जी, हैं। हाँ जी, ये शॉर्ट सर्किट है। ये शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि मैं अगर इस बैटरी को यहाँ पर लेट्स सपोज ग्राउंड कर देता हूँ तो इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज होगा, 0 वोल्ट, क्योंकि ये आपके सर। पास ग्राउंड है। तो ये आपके पास शॉर्ट सर्किट है, तो ये वाली जो ब्रांच है ये सर्किट में से एलिमिनेट हो जाएगी, आपके पास सर्किट यहाँ तक रह जाएगा और ये एक ही लूप बनेगा फिर, ठीक है। ये वाला बात फिर ट्रांसफॉर्म हो बताइएगा। जाएगा। आपके पास शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में कोई भी चीज़ हो तो वो शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है कि आपके पास शॉर्ट सर्किट, लेट्स सपोज आपके पास ये एक रेजिस्टर है, हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है और इसके मैं पैरेलल में शॉर्ट सर्किट लगा देता हूँ। तो हमने कहा है कि ये वाला रेजिस्टर जो है, बाकी पीछे जो भी सर्किट है या इसके आगे जो भी सर्किट होगा, ये वाला जो पैरेलल ब्रांच है शॉर्ट सर्किट, ये इस रेजिस्टर को एलिमिनेट कर देता है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है, ठीक है। तो जब इसका आप पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर कितने होंगे, 0 वोल्ट्स, जो हमने नोडल में पढ़ा था। इस पॉइंट पे लेट्स सपोज V1 है और मैं इस पॉइंट को यहाँ पर शॉर्ट कर देता हूँ तो नीचे वाला जो पॉइंट है यहाँ भी कितना वोल्टेज हो जाएगा, V1 हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल वायर है। तो मैंने V1 को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, V1 माइनस V1 विच इज इक्वल टू 0। तो 0 होने का मतलब ये है कि ये वाली ब्रांच सर्किट में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, ये ब्रांच खत्म हो जाती है। यही सेम सिनारियो यहाँ पर है, आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है, उसके साथ सीरीज में रेजिस्टर है, लेकिन उसके पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट मौजूद है।
तो ये शॉर्ट सर्किट क्या करता है, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम कर देता है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो जब इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो इसके पैरेलल में जो भी चीज़ है उसकी वोल्टेज क्या कंसिडर होगी, 0 वोल्ट कंसिडर होगी, इसलिए ये वाली ब्रांच एलिमिनेट हो जाएगी। तो जब आप इसको ट्रांसफॉर्म कर लोगे, ये राइट साइड वाले को 6 और 3 एम्पेयर को भी, तो ये आपके पास एक्चुअली एक ही लूप बनेगा। तो इसका क्वेश्चन यही है, 13 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ें। इसने क्या कहा है आपको, यूजिंग मेश एनालिसिस डिटरमिन द करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर। तो आपने 6 ओम रेजिस्टर का एक्चुअली करंट बताना है, ठीक है, इस वाले रेजिस्टर का एक्चुअली वो करंट पूछ रहा है। तो जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करके ये चीज़ बना लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन वाला सर्किट बना लेंगे, तो आपने करंट निकाल लिया, इस लूप का करंट आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप दोबारा एक्चुअल डायग्राम में जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि जब भी आप लोड रेजिस्टर को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ट्रांसफॉर्म सर्किट वाले जो आंसर है वो आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा, आपने एक्चुअल सर्किट में मोड़ के जाना है। तो जब मैं इसका करंट, लेट्स सपोज इसको आप साथ सॉल्व कर लें, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा आसान रहेगा। मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लें। आपके पास ये 6 ओम का रेजिस्टर ट्रांसफॉर्म होने के बाद इधर कनेक्ट हो जाएगा, उसके साथ ये एक बैटरी बनेगी, जिस बैटरी की वोल्टेज कितनी है, 18 वोल्ट। बाकी सर्किट आपका एज इट इज़ है, इसको आप इस तरह से ड्रॉ करें, ये आपके पास वोल्टेज आ जाएगा, ये वाला शॉर्ट सर्किट पॉइंट आ जाएगा आपके पास, नीचे वाली ब्रांच में आपके पास यहाँ पर 2 ओम का एक रेजिस्टर है और उसके साथ 8 वोल्ट की बैटरी है। ये सर्किट एक्चुअली आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब 6 ओम कहाँ पर है इस ट्रांसफॉर्म सर्किट में, ये है आपके पास 6 ओम। तो मैं इस लूप का करंट निकालूंगा एक्चुअली। जब आप लूप का करंट निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस लूप में 6 ओम का करंट क्या है, ठीक है। लेकिन ये आपका एक्चुअल आंसर नहीं है, आपने यहाँ से वापस इस डायग्राम में आना है। तो इस डायग्राम में आपको कैसे पता चलेगा 6 ओम का करंट, ये वाला पॉइंट है ना जो ट्रांसफॉर्म हुआ था, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान रेजिस्टर था जो मैंने ट्रांसफॉर्म किया है सोर्स, ठीक है। तो मुझे इस लूप के अंदर करंट पता है कि यहाँ पर कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये यही करंट होगा ना जो इस लूप का करंट है, ठीक है। आगे आगे भी थोड़ा बता दें। मैं यही बता रहा हूँ ना, आपके पास ये वाला करंट आ जाएगा I1, सपोज हम इसको I का नाम देते हैं, तो इस लूप का करंट आपके पास आ जाएगा। सपोज कर लें ये 6 के बराबर है, सपोज कर लेते हैं ये भी आपके पास I भी आपके पास 6 एम्पेयर है। तो जब आप इस सर्किट में वापस आओगे तो अब आपको पता है कि इस नोड के ऊपर आप इस नीचे वाली नोड के ऊपर आ जाएं यहाँ पर, या इस ऊपर वाली नोड के ऊपर चले जाएं। तो यहाँ पर भी 6 एम्पेयर एंटर हो रहा है और यहाँ से 6 एम्पेयर लीव कर रहा है। लेकिन मैं एक्चुअल सर्किट में देखूं तो ये वाली नोड एक्चुअली यहाँ पर है, ये वाली यहाँ से 6 एम्पेयर लीव कर रहा है ना, ठीक है जी सर। ये वाला बाकी सर्किट एज इट इज रहेगा। मैं इस वाली ब्रांच को दोबारा से एक्चुअल ब्रांच की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अब मुझे पता है कि यहाँ पर ये 3 एम्पेयर का सोर्स है एक्चुअल सर्किट में, उसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टर है और इस रेजिस्टर पे इन होने वाला करंट यहाँ पर हमने सपोज किया है अभी कि 6 एम्पेयर आ रहा है। 6 एम्पेयर में से 3 एम्पेयर तो मुझे पता है इस एक्चुअल डायग्राम में सोर्स में कि वो यहाँ पर फ्लो कर रहा है। तो 6 ओम करंट फिर क्या हो जाएगा, 3 एम्पेयर, ठीक है। ये बात समझ आई है? नहीं सर, 6 में से 3 माइनस हो गया। सर ये बात तो 3 समझ आ गई, पर उसके हमने साथ 3 साथ माइनस नहीं किया ना काजी साहब, एक मिनट सबर कर, मैं आपको जवाब देता हूँ काजी साहब। ये पहले एहतिशाम, ये जो आपके पास 6 एम्पेयर है ना वो यहाँ पर हमने अभी निकाला ना, आपने ये सपोज किया कि ये I1 लेट्स सपोज 6 बन रहा होगा, जो भी इसकी वैल्यू बन रही हो, तो ये 6 एम्पेयर इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं 6 ओम का करंट बताऊँ 6 एम्पेयर तो ये गलत है, क्योंकि ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है, एक्चुअल डायग्राम ये है। तो मैं एक्चुअल डायग्राम में इस सिनारियो को देखता हूँ, तो यहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पर 6 एम्पेयर इन हो रहा था, इधर 6 एम्पेयर इन हो रहा था ना। तो मैं एक्चुअल डायग्राम में देखता हूँ कि यहाँ पर ये 6 एम्पेयर इन हो रहा है। तो मैं जब इसको रीड्रॉ करता हूँ तो ये एक्चुअली 3 एम्पेयर और 3 ओम का रजिस्टर है जो पैरेलल में था, जिसमें इस 6 में से 3 एम्पेयर तो सोर्स का मुझे ऑलरेडी पता है एक्चुअल डायग्राम में कि 3 एम्पेयर तो यहाँ जा रहा है। तो जो बाकी करंट होगा वो कहाँ होगा, वो 6 ओम के रजिस्टर में फ्लो कर रहा होगा यहाँ पर अपवर्ड। वही KCL लगाया ना यहाँ पे, KCL लगाया यहाँ जस्ट, तो आपको 3 एम्पेयर का करंट 6 ओम का करंट पता चल जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप आंसर दोगे तो 6 ओम का करंट एक्चुअली 6 एम्पेयर है, जो कि गलत है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म्ड डायग्राम है, तो इसका आंसर करेक्ट नहीं है। आपने एक्चुअल डायग्राम में देखना है कि मेरे जो रजिस्टर लोड रजिस्टर है डिजायर्ड, उसका कितना करंट है। ठीक हो गया? सर वो 3 एम्पेयर है ना? हाँ जी, 3 एम्पेयर का सोर्स है ना, तो हमने ये सपोज किया है, अभी एहतिशाम ने सपोज किया, आप अदरवाइज आप इसको सॉल्व करें। इसने सपोज किया है कि ये वाला करंट जो है आई ये 6 एम्पेयर बनता है, तो मैंने आपको बताया कि अगर लेट्स सपोज ये 6 बन रहा है तो आपने 6 ओम का करंट फिर कैसे देखना है। तो ये 6 एम्पेयर इन दोनों ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। एक ब्रांच का मुझे करंट ऑलरेडी पता है 3 एम्पेयर है, तो जो रिमेनिंग होगा वो कहाँ पर ओके होगा, सर, वो ओके, 6 ओम में फ्लो कर रहा हूँ। ठीक हो गया? सर चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 17 करवा दें। अच्छा, मैं आता हूँ उस पर। काजी साहब आप कुछ पूछ रहे थे? सर वो मैं ये पूछ रहा था कि जब करंट डिवाइड हुआ है सर 3 एम्पीयर इस लाइन में चला गया और 3 एम्पीयर इस लाइन में चला गया है सर, जिस लाइन से सर जिस रजिस्टर में 3 एम्पीयर गया तो सर इधर एक करंट सोर्स भी तो जा रहा है, जाहिर है कुछ करंट तो इस साइड भी तो जाएगा ना सर। नहीं ना, आप इस चीज को ये देखें, हम ये जो करंट सोर्स था और उसके साथ रजिस्टर था उसको हम ट्रांसफॉर्म करके ये वाली चीज बना चुके हैं। तो सर हम वो इस चीज को दोबारा हम तो एक्चुअल डायग्राम को देख रहे हैं ना सर। एक्चुअल डायग्राम में मैं सिर्फ वो हम आप वो पॉइंट देखेंगे ना कि जिस पॉइंट का आपको डिजायर्ड करंट चाहिए, आपको इसको दोबारा टच करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इस 2 ओम का वो मुझसे पूछता, ये वाला जो 2 ओम है, अगर इसका मुझे पूछता तो मैं इस वाली ब्रांच को एज इट इज रहने देता, इसको मैं रीड्रॉ करता। बात उसकी बिल्कुल ठीक है। देखें जब हम एक्चुअल डायग्राम में जाते हैं तो 3 तो आगे चला गया, जो हमने पहले ही पता है कि 3 आगे चला गया। वो जो 3 ऊपर जा रहा है उसके आगे भी 2 ब्रांच बन रही है, एक एम्पेयर वो 3 क्या नंबर है उसका, R3 में जा रही है करंट, एक फिर एक करंट में जा रही है, आगे फिर 2 यही बात है जगह में सर। डिवाइड हुआ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने ये जो 6 एम्पेयर करंट निकाला है, ये इस वाली ब्रांच को इंक्लूड करके निकाला है ना, जो हमने ट्रांसफॉर्म की थी, इसको आपने अपने क्वेश्चन की इक्वेशन में इंक्लूड करके 6 एम्पेयर निकाला है ना। तो जो इस वाला इम्पैक्ट है वो एक्चुअली इस ब्रांच के अंदर ही है। हमें इस ब्रांच का करंट चाहिए नहीं है, इसलिए हम इसको दोबारा रीड्रॉ नहीं कर रहे। हमें सिर्फ वो ब्रांच रीड्रॉ करनी है जिसकी करंट हमें चाहिए। आप चाहें तो इसको रीड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इस ब्रांच का करंट हमें नहीं चाहिए। तो ये वाला जो करंट 6 एम्पेयर है जिसमें से 3 एम्पेयर यहाँ जा रहा है, उसका इफेक्ट इस ब्रांच में इंक्लूडेड है, जो यहाँ पर पीछे कनेक्टेड है। हमने यहाँ पर उसको ड्रॉ नहीं किया। ये जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन करके यहाँ पर ये ब्रांच बनाई थी, इस ब्रांच का इफेक्ट इंक्लूड होने के बाद आपको इस नोड का करंट मिला है 6 एम्पेयर। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक हो गया, गुड। सर इसके नीचे ही सर डायग्राम है जो ट्रांसफॉर्म करनी है। कौन से वाली? सर ये वाली है, आपने कहा ना कि जो रीड्रॉ करनी है। हाँ, ये वाली जो आपके सामने, ये तो सिंपली सीधी सीधी रीड्रॉ होगी। आप इसको सीधा स्ट्रेट कर लें, इस ब्रांच को आप इस तरह से रीड्रॉ करें, इस वाली ब्रांच को भी आप सिंपली इस तरह से रीड्रॉ करें, तो ये आपके पास 3 लूप बनते हैं। ये एक्चुअली उसने टेढ़ी करके ड्रॉ की हुई है, आप इसको सीधा स्ट्रेट करके रीड्रॉ कर लें। तो इसमें से ये वाला भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ये वाली ब्रांच भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ये वाली ब्रांच भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ये दोनों ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा सीरीज। तो ऊपर वाली तीनों ब्रांचेस ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं करंट में, अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहें। इसको रीड्रॉ करोगे तो 6 वोल्ट को आप सीधा करके और 4 ओम को सीधा करके इस तरह से लगा दें। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये जस्ट डायग्राम उसने इस तरह से ड्रॉ किए। सर ये नीचे वाली किस तरह आएगी सर, ये जो R4 लगी हुई है, R5 लगी हुई है? आधे तीनों पे तो फिर हो सकता है इस तरह। कौन सा R4 और R5? ये सर वाला ये आप जो नीचे कह रहे हैं, सर ये वाली, ये एज इट इज रहेगी ना। इसका आप लूप जब लिखेंगे, आप इसका एज इट इज लूप लिखेंगे। सर ये यहीं पर रहेगी बैटरी ये सारा? हाँ, ये इस तरह ही रहेगा। 8.86 क्वेश्चन देखो ना, 8.86 क्या है? 8.86 के बारे में वो क्या पूछ रहा है? राइट मेश इक्वेशंस फॉर द नेटवर्क ऑफ फिगर 8.86, सॉल्व फॉर द लूप करंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ये आप एज इट इज 3 इक्वेशन लिखेंगे। ऊपर वालों को आप रीड्रॉ कर लें, तो ये ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। आप इनको ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो लूप एनालिसिस में वैसे हमें ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती, तो हम लूप एनालिसिस में डायरेक्ट लूप की इक्वेशन लिखते हैं। तो आपके पास 3 इक्वेशन बनेगी, एक इस लूप की, एक इस लूप की और एक इस लूप की। ओके सर सर। अगर हम इसकी डायग्राम चेंज ना करें, इसी में हम लूप लगा दें तो तब भी सिंपल हो जाएगा ये तो। बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं।
ये बुक वाले ने जानबूझ के टेढ़ी करके ड्रॉ की है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। ये जो पीछे डायग्राम थी ना ऊपर, इसमें ट्रिक है। इसमें ट्रिक ये है कि उसने ग्राउंड पॉइंट्स को ज्वाइन किया हुआ है। तो अगर आप इसी फॉर्म में निकालोगे ना, इसके करंट निकालो तो ये सारे जीरो आएंगे। आप इसको निकाल के देखो, आप I1 निकालो, I2 निकालो, ये जीरो आएंगे, क्योंकि इनके जो नोड्स हैं ये सारे के सारे, मैं सपोज करता हूँ मैंने आपको डायग्राम रीड्रॉ भी करवाई थी कि आप इसको ग्राउंड कर दें। लेट्स सपोज 12 वोल्ट का जो नीचे वाला टर्मिनल है वो ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड एक्चुअली ये भी पॉइंट ग्राउंड हो जाएगा क्योंकि ये इसके साथ शॉर्टेड है। सर ये वाला पॉइंट इसके साथ शॉर्ट है तो ये भी ग्राउंड हो जाएगा। तो अगर आप इसी फॉर्म में इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो इसके आंसर जीरो आएंगे क्योंकि इन सब के एंड पॉइंट्स ज्वाइंट है। तो अगर आप इसको रीड्रॉ करें तो मैंने आपको रीड्रॉ कराया हुआ, ये एक्चुअली दो ही लूप बनते हैं। इस ब्रांच को भी आप सीधा कर दें इस तरह से, इस वाली ब्रांच को भी आप सीधा कर दें इस तरह से, तो ये वाला पॉइंट भी ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये वाला पॉइंट भी ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो एक्चुअली आपके सर्किट का ग्राउंड क्या है, आपने 12 वोल्ट की बैटरी का ग्राउंड चूज किया, तो आप एक्चुअली इस पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। तो आप अगर इसको देखें तो ये सारे का सारा जो है ये क्वेश्चन मॉडिफाई होकर जस्ट 2 लूप्स रह जाता है। तो आपको क्वेश्चन में ये चीज़ थोड़ी सी एनालाइज करनी है कि क्वेश्चन आपको ट्रिक करके दिया हुआ है या डायरेक्ट है। सर इस पे हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन नहीं कर सकते थे, मतलब 3 इक्वेशन इसकी बना देते। आप बिल्कुल कर सकते हैं 3 इक्वेशन, लेकिन वो तीनों इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगी। आप करके देखें ना, आपके पास I1 I2 जो है वो इक्वेशन सारे कैंसिल आउट हो जाती हैं खुद। सर सॉल्व हो गई थी, I3 0 आ गए थे, बाकी दोनों की वैल्यू आ गई थी I1 और I2 की। नहीं आती, आप सॉल्व करके देखें, सर ये भी नहीं कैंसिल आउट हो आती जाती सर, कैंसिल हो जाती हैं 2 इक्वेशन है। हाँ जी, 2 इक्वेशन कैंसिल हो जाती हैं। सर इसके नीचे आप- वाले ट्रांसफॉर्म कर दें। इसमें से इस नीचे वाला कौन सा ट्रांसफॉर्म करना है? सर इसके नीचे, सर ये वाला कौन सा? ऊपर ऊपर सर, कौन सा? सर ये वाला तो इसको इसी भी इसको भी आपको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है ना। सर रीअरेंज करना है। इसको आप जिस तरह से भी रीअरेंज करोगे तो ये 4 ओम का रेजिस्टर आपको आउटसाइड पे नजर आएगा। ये 4 ओम का रेजिस्टर एक्चुअली इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कनेक्टेड है ना। R1 है, इसको आप लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ पॉइंट A और इसको मैं कहता हूँ पॉइंट B। तो आप इसको इधर लगा रहने दें या आप इसको उठा के ऊपर साइड लगा दें। सेंटर में आप लगा नहीं सकते क्योंकि सेंटर में ऑलरेडी 3 किलो ओम की ब्रांच है। जब इसको लगाओगे तो ये एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे, तो वो क्वेश्चन मजीद आपके लिए कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये एक्चुअली 3 ही लूप्स हैं, ये एक लूप है, ये दूसरा लूप है, ये तीसरा लूप। सर ये 3 किलो एम्पेयर की सर जो रेजिस्टेंस है सर, ये पैरेलल है दोनों के। किन दोनों के? सर ये R3 और R2 R1। नहीं, R1 और R2 किस वक्त पैरेलल होंगे? जब उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो और एंड पॉइंट सेम हो। स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ पर सेम है, एंड पॉइंट सेम है, बीच में 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ओके सर, ओके। ठीक है, इसमें सर पैरेलल इसमें कितने लूप बनेंगे सर इसमें? 3 लूप्स बनेंगे इसके। एक ये लूप बनेगा, एक ये लूप बनेगा और एक ये लूप बनेगा। इसके 3 लूप मतलब बनेंगे। जी सर, मतलब से रीड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली लगा देते। नहीं, इसको रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं है आप। ओके सर। ठीक है, सिमिलरली आप इन क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में बहुत सी चीज़ें मॉडिफाई हो सकती हैं। इसने आपसे पूछा ही नोडल एनालिसिस है 8.89 जो है डायग्राम, तो इसमें ये वाला जो है आपके पास, अगर मैं इसको लेट्स सपोज आपको कहूँगी आप इसको उससे सॉल्व करें लूप एनालिसिस से, तो ये वैसे नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो लूप एनालिसिस में आपको वोल्टेजेस ज़्यादा चाहिए, तो ये वाला ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये वाला भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इसको आप रीड्रॉ अगर करो तो ये पॉइंट बी एक्चुअली यहाँ पर कनेक्टेड है इधर, तो ये दोनों पैरेलल में है, 50 ओम और 25 मिली एम्पेयर पैरेलल में। तो ये भी ट्रांसफॉर्म होकर एक ही ब्रांच बन जाएगी, ये दोनों भी ट्रांसफॉर्म होकर सिंपल एक ही ब्रांच बन जाएगी। ये लास्ट वाले दोनों भी पैरेलल में है, 60 मिली एम्पेयर और 30 ओम भी पैरेलल में है, ये भी सॉल्व होकर एक ही ब्रांच बन जाएगी। तो ये एक्चुअली एक ही लूप बनेगा। अगर आप इसको लूप से सॉल्व करें तो ये एक ही लूप बनेगा। यहाँ पर ये नोडल से है तो आप इसको नोडल से ही सॉल्व करेंगे। इसमें तो ना सर कोई ये शॉर्ट सर्किट बनेगा? नहीं, इसमें कोई शॉर्ट सर्किट नहीं बनता, इसमें ये रजिस्टर लगा हुआ है ना R2, इसलिए जो डायग्राम थी उस R2 की जगह पर डायरेक्ट लाइन थी, तो यहाँ पर ये R2 रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये शॉर्ट नहीं होगा। ठीक है सर नोडल एनालिसिस के केस में इसमें सारी कितनी नोड्स होंगी? ये तो सर्किट पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास लेट्स सपोज ये वाला सर्किट है ना, तो सबसे पहला सर। स्टेप क्या है? नोडल एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप क्या है? वो Reference करंट सोर्स को चेंज करना होता है। नहीं, फर्स्ट स्टेप क्या है नोडल एनालिसिस में? फर्स्ट स्टेप क्या है? नोड Point फाइंड करें। आप ग्राउंड पॉइंट चूज करेंगे।
इसमें से कोई भी आपने रेफरेंस नोड चूज करनी है। तो किसको रेफरेंस नोड चूज करूं? मैं इन दोनों करंट सोर्सेज को देखता हूँ, 25 मिली एम्पेयर यहाँ से बी से इधर जा रहा है, 60 मिली एम्पेयर ऊपर जा रहा है, तो मैं इसको ग्राउंड कर देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मेरे सर्किट का ग्राउंड ये है, ठीक है, क्योंकि इधर से दो करंट इनिशिएट हो रहे हैं, एक I2 ऊपर जा रहा है और एक I3 इधर जा रहा है। तो अगर हम इसको ग्राउंड पॉइंट ले लें तो इस पॉइंट बी की वोल्टेज तो आपको पता चल गई ये 0 वोल्ट है। इसको छोड़ के बाकी जितनी भी नोड्स हैं आप उसकी इक्वेशन लिखेंगे, तो आपके पास नोड ए बनती है जिसकी इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी, राइट। आपके पास ये नोड बनती है, इसको आप सी का नाम दे दें। तो आपके पास एक्चुअली दो नोड्स बन रही हैं जिसकी आपने इक्वेशन लिखनी है। एक आपके पास ये वी सी है, इसकी भी इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी। एक हम इसको वी ए कह देते हैं, वी ए की भी इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी अगर आप बी को ग्राउंड चूज कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक हो गई ये बात? और R1 पे हमने क्यों नहीं एक वो नोड लिया? R1 पे कौन सा आप नोड लेना चाहते हैं? ये वाला पॉइंट? जी सर। तो ये पॉइंट यही है ना, ये जिसको मैंने VC कहा है, ये सेम पॉइंट है सारा। ये एक्चुअली ये पूरी की पूरी एक ही नोड है जिसके ऊपर एलिमेंट्स कनेक्टेड है। यहाँ से 25 मिली एम्पेयर इसमें एंटर हो रहा है, यहाँ से ये R3 वाला करंट आपके पास है। आप इसको चाहे एंटरिंग कह दें या लीविंग कह दें। तो अगर आप इसको लेट्स सपोज एंटरिंग कहते हैं तो ये भी एंटर हो रहा है आपके पास, ठीक है। सिमिलरली R1 है आपके पास, तो R1 का करंट भी आपके पास नहीं है, आप इसको लीविंग या एंटरिंग कह सकते हैं। मैं सपोज करता हूँ कि R1 लीव कर रहा था, क्या कह रहे हैं सर? और ये वाला करंट है आपके पास 40 मिली एम्पेयर, ये भी लीव कर रहा है। तो इसके ऊपर अगर मैं KCL लिखूं तो इसका KCL किसके बराबर होगा? 25 मिली एम्पेयर प्लस IR3 इज इक्वल टू 40 मिली एम्पेयर प्लस IR1, ठीक है। जी सर ये पूछना Excuse था, me, sir. आपने बताया था कि अगर एक नोड में ऊपर जो पूरी है उसमें कोई रेजिस्टेंस आ जाए सीरीज में, तब हम दो नोड बनाते हैं। तो इसके सीरीज में तो कोई हमारे पास वो नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। किसके सीरीज में? इस ब्रांच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है ना, ये एक ही ब्रांच है, तो इसलिए हमने इसको एक नोड कहा है। इसको आप इस तरह देखो कि VC पॉइंट है ना, तो मैं इसको कहता हूँ ये पॉइंट C है। पॉइंट C से कितने एलिमेंट्स निकल रहे हैं? 40 मिली एम्पेयर का सोर्स निकल रहा है, उसके बाद यहाँ से 20 ओम का रेजिस्टर निकल रहा है, यहीं से आपके पास 50 ओम का रेजिस्टर निकल रहा है, और यहीं से आपके पास एक करंट है 25 मिली एम्पेयर, वो एंटर हो रहा है। ये एक्चुअली पॉइंट VC है, इस तरह करो, ये दोनों बोतल जाओ मामा जाने को दो, ठीक है। तो ये एक्चुअली और एक ही VA नोड बनती कैसे है। बना? तो VS सिमिलरली इधर बना है ना आपके पास। ये नेक्स्ट पॉइंट है, लेट्स सपोज A, ये पॉइंट A है। पॉइंट A के ऊपर क्या क्या चीज कनेक्टेड है? 40 मिली एम्पेयर यहाँ से वापस पॉइंट A के ऊपर आ रहा है, और ये 20 ओम का रेजिस्टर जो है ये भी जाके पॉइंट A के ऊपर कनेक्ट हो रहा है। यहाँ से करंट सोर्स है 40 मिली एम्पेयर का, तो ये आपका पॉइंट A बन गया। तो VC का नोड वोल्टेज डिफरेंट है, पॉइंट A का वोल्टेज डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इनके बीच में ये रेजिस्टर भी लगा हुआ है और यहाँ पर ये करंट सोर्स भी लगा हुआ है। तो इसलिए VC अलग नोड वोल्टेज है और VA अलग नोड वोल्टेज है। इसके अलावा कोई ऐसी नोड नहीं है जिसका मुझे करंट ना पता हो। ये जो B पॉइंट है मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, ये आपका पॉइंट B था। बाकी सारे के सारे एलिमेंट आप देखेंगे वो सारे के सारे B के ऊपर कनेक्टेड हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है आपके पास, ये जो था 50 ओम का रेजिस्टर, ये पॉइंट B के ऊपर आके कनेक्ट हुआ है। यहाँ से आपको ये नजर आ रहा है, ये सीधा ये B के ऊपर आ गया। सिमिलरली 50 मिली एम्पेयर का सोर्स था आपके पास, सॉरी 25 का, ये भी पॉइंट B के ऊपर कनेक्टेड है। इसको आप B के ऊपर कनेक्ट कर दें तो ये जो दोनों रेजिस्टर्स हैं ये 30 ओम वाले, तो मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। ये 30 ओम का रेजिस्टर है, इसका भी नेक्स्ट एंड B के साथ कनेक्टेड है। ये 60 एम्पेयर का सोर्स है, इसका भी जो नेक्स्ट एंड है वो B के साथ कनेक्टेड है। तो B की वोल्टेज आपको पता है 0 वोल्ट। इसके अलावा कौन सी ऐसी नोड है जिनकी वोल्टेज नहीं पता? तो आपके पास दो ही नोड्स हैं, VA है जिसकी वोल्टेज आपको नहीं पता, और VC है जिसकी वोल्टेज आपको नहीं पता। इसकी इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी। सही होगा सर। Excuse me, sir.
जी सर पेपर में कितने सवाल आएंगे? 3 क्वेश्चन आएंगे बेटा, कल भी बताया था। सर वो 3 आएंगे तो सर हम यही करते बैठ जाएंगे फिर वहाँ पे। तो इसलिए मैंने आपको कहा है प्रैक्टिस होगी तो ये होगा, वरना ये आपसे नहीं होगा ये। सर इतने सर कॉम्प्लिकेटेड वो सवाल है मतलब। मैं आपको एक चैप पेपर पुराना करवा देता हूँ, आपको कोई भी पुराना पेपर ना मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, आप उसको देख पेपर से ये पड़ेगा। है हमारा पेपर बन गया। क्वेश्चन 1, हाँ जी आपका पेपर बन गया। मैं कोई पुराना पेपर आपको दिखाता हूँ, आपको आइडिया होगा। ये कोई भी आपका पहले का कोई पेपर है, आप इस पेपर को देखें, ये इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सपोज कोई भी आपको सर्किट अगर गिवन है तो आप उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसके बाद आपसे टोटल करंट पूछा जाए तो टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस से आप उसकी टोटल करंट बता सकते हैं। सिमिलरली आपको कोई भी और उससे रिलेटेड लेट्स सपोज किसी ब्रांच का वोल्टेज या करंट पूछा जाता है, फिर आप बता सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो ये जो क्वेश्चन 1 है वो एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 1 की डायग्राम है ये है। तो इस सर्किट की लेट्स सपोज आपने टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, तो मैं इसी को आपको वैसे समझा देता हूँ। अगर मैं इस सर्किट को देखूँ तो आपने ये इसका टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस आप क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को रिमूव करते हैं। यहाँ पर ये ऑलरेडी रिमूव्ड है, वोल्टेज सोर्स को आप रिमूव करते हैं और उस पॉइंट से आप पूरे सर्किट को देखते हैं। जो भी आपका लास्ट रेजिस्टर है या फारदेस्ट रेजिस्टर है, आप उससे सर्किट को सम करना शुरू करते हैं। तो अगर मैं इस सर्किट को देखूं तो आप ये देखो R3 के पैरेलल में एक शॉर्ट वायर मौजूद है, यहाँ पर ये नजर आ रही है। जी सर। तो ये R3 खत्म हो जाएगा खुद ही। R6 और R9 भी खत्म हो जाएगा। हाँ उस पर मैं आता हूँ। R3 आपका खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके पैरेलल में शॉर्ट सर्किट मौजूद है। सिमिलरली R9 को देखो तो R9 के पैरेलल में भी ये वायर है, इसका इस वायर का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट R9 के साथ सेम है, तो ये R9 भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। यस सर। R6 आपके पास खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं होगा? क्योंकि R6 के पैरेलल में शॉर्ट सर्किट नहीं है। जी सर उनके नोट पैरेलल सेम नहीं है। क्योंकि नोड सेम नहीं है, स्टार्टिंग एक नोड सेम है, स्टार्टिंग नोड सेम नहीं है, तो ये खत्म यस नहीं सर। होगा। तो ये एज इट इज इस तरह ही रहेगा। तो आपके पास ये वाली जो ब्रांच है ये एक्चुअली खत्म हो जाएगी, ये ब्रांच भी खत्म हो जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी। तो एक्चुअली आपके पास इस सर्किट को देखें तो 3 भी खत्म हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करना शुरू करें तो 2 और 7 सीरीज में रह जाएंगे क्योंकि ये वाली तो शॉर्ट वायर बन जाएगी। यस सर। इसको मैं सेव एज PDF करके आपको PDF पे दिखा देता हूँ। ये वैसे इधर सर जो सर्किट खत्म हो जाए उसको फिर रीड्रा में ड्रा करने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, आप रीड्रॉ ना करें, आप मेंशन कर देना कि R3 शॉर्टेड। ठीक है। ठीक है, फिर आप उसको रीड्रॉ ना करें। मैं आपको ये उस पे इस पे नहीं पेंड पे आपको करके दिखा देता हूँ, क्वेश्चन के जरिए है। आप इसको मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से हम इसको चूज कर लें। और ये क्वेश्चन है, इसकी टोटल रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी है। तो मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। आपके पास ये वाला जो रजिस्टर है ये शॉर्ट हो जाएगा, R3 ये सर्किट में से कैंसिल हो जाएगा, R9 सर्किट में से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी शॉर्टेड है। तो अगर आप इस सर्किट को आप रीड्रॉ करके देखें तो ये एक्चुअली आपके पास सर्किट ये चीज़ बनती है।
ठीक है। यस सर। सही हो गया। 3 भी खत्म हो गया, 9 भी खत्म हो गया, तो ये दोनों ब्रांचेस एक्चुअली दोनों जीरो हैं, तो ये शॉर्ट सर्किट है, ये भी शॉर्ट सर्किट है, ये भी शॉर्ट सर्किट है। तो ये एक्चुअली आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वाली सेंटर वाली लाइन ड्रॉ की हुई है। अगर आप इसको खत्म कर दें सेंटर वाली लाइन को, तो एक्चुअली ये वाला पॉइंट है, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी यही शॉर्टेड है ना, तो ये यस एक्चुअली सर। 0 ओम की वायर है, तो ये दोनों वायर सेम काम कर रही हैं, तो इसको मैंने सीधा करके ड्रॉ कर दिया, तो ये आपके पास सर्किट रह गया। अब ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों जी पैरेलल में सर। है, आप इनको पैरेलल में सॉल्व करके एक ही सर्किट बना लेंगे। मैं बना देता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो आपके पास ये सर्किट एक्चुअली ये चीज़ बच जाएगी। ठीक है, ये लास्ट वाला जो रजिस्टर है, अगर आप इसको देखें तो ये R7 और R2 का सीरीज है। ये वाला जो है ये R7 प्लस R2 के बराबर है। इस वाले रजिस्टर को आप देखें तो ये R5 और R6 का पैरेलल है, ये वाला जो रजिस्टर है। यस सर, बस आगे सॉल्व इसको हो आप, गई है। हाँ, इसको आप R डैश का नाम दे दें। अब ये दोनों सीरीज में है, ये वाला और ये वाला R डैश R4 है, ये R4 और R डैश सीरीज में है। इन दोनों को आप ऐड करके ये वाला जो रजिस्टर बना था ये R2 पैरेलल और में है। R7 से, ये उसके पैरेलल में है और एंड पे तीनों सीरीज हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए होंगे। तो आपने इस क्वेश्चन का लेट्स सपोज RT फाइंड कर लिया। मैं आपको सपोज कहता हूँ कि आप इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस बता दें, आप इस सर्किट की टोटल करंट बता दें, तो टोटल रेजिस्टेंस आ गई, आप टोटल करंट भी बता सकते हैं। आपको पूछा जाता है कि आप सर्किट की टोटल पावर बता दें, तो आप सर्किट की टोटल पावर भी बता सकते हैं। ठीक है, सीरीज पैरेलल रिडक्शन अगर आपने यूज़ किया या कोई करंट या वोल्टेज आपसे पूछा है, तो फिर आप उसका वोल्टेज भी बता सकते हैं। तो ये सर इसकी तीन फिर चीज़ें तो, वोल्टेज, सर वोल्टेज दी गई होगी साथ इसके? हाँ जी, यहाँ पर सोर्स वोल्टेज दी होगी, इस क्वेश्चन में नहीं है ना। अदरवाइज जी तो सर। क्वेश्चन इस तरह से होता है कि आपको ये फुल डायग्राम होगी, अगर इस हाँ तरह फिर से ठीक है गिवन है सर। तो आप डायरेक्ट सॉल्व करें। अदरवाइज आप इस वोल्टेज सोर्स को यहाँ से रिमूव करेंगे, तो ये हम टोटल रेजिस्टेंस ऐसे ही फाइंड करते हैं ना, वोल्टेज सोर्स जी को सर। रिमूव करके। तो हम कहते हैं कि लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो हम कहते हैं कि सी थ्रू टर्मिनल ए बी सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर लो। यस सर। ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में है आपके पास, ये वाला आपने ब्रिज नेटवर्क पढ़ा हुआ है, ये ब्रिज नेटवर्क का एक क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन क्या किया गया था, सेशनर आपका इस तरह से ही होगा पेपर। कंसिडर द व्हीटस्टोन ब्रिज गिवन बिलो एंड कैलकुलेट वी ए वी बी एंड वी ए बी। ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है, क्लास में मैंने आपको कराया हुआ है। तो आप इसका वी ए और वी बी और वी ए बी तीनों कैलकुलेट करेंगे। तो अब आपके पास यहाँ पर उसने आपको वो नहीं किया, बाउंड नहीं किया कि आप कोई तरीका यूज़ करें, कौन सा मेथड यूज़ करें। तो आप इसमें लूप एनालिसिस आपने पढ़ा हुआ है, आप यूज़ कर सकते हो। आपने इसमें नोडल एनालिसिस पढ़ लिया है, वो आप यूज़ कर सकते हो। आप इसको सम करके टोटल रेजिस्टेंस निकाल के सीरीज पैरेलल रिडक्शन से भी करना चाहो तो कर सकते हो। सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इसके 2 लूप लिख लें, लूप से ये बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा, 2 इक्वेशन बनेंगी और 10 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया। जी सर। आप लास्ट क्वेश्चन को देखें, ये तीसरा क्वेश्चन है 15 नंबर का। यहाँ पर उसने आपको क्या कहा है, कंसिडर द नेटवर्क बिलो कनेक्टेड टू अ 15 वोल्ट सोर्स, 15 वोल्ट का सोर्स दिया हुआ है। फाइंड ऑल द नोड वोल्टेजेस एंड ब्रांच करंट्स। आपने सारी नोड की वोल्टेजेस और ब्रांच की करंट्स निकालनी है। तो अगर मैं इस सर्किट की नोड्स देखूं, तो इस सर्किट के अंदर नोड्स इसने खुद मेंशन की हुई हैं। अगर आपको नहीं दी हुई होंगी तो आप इनको खुद नाम देंगे। यहाँ पर इसने नोड्स मेंशन की हुई हैं। ग्राउंड नोड आपके पास है इस सर्किट में, ये आपकी ग्राउंड नोड है। उसके अलावा अननोन नोड कौन सी है, वी ए आपके पास अननोन है, जिसकी इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी। सिमिलरली वी बी आपके पास अननोन है, जिसकी इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर वी सी भी आपके पास अननोन है, जिसकी इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी। 3 इक्वेशन बनेंगी इससे। ठीक है, बुक ये जो क्वेश्चन है इसमें करंट्स भी दिए हुए हैं। आपको करंट्स ना दिए हो तो आप ये करंट्स खुद चूज करेंगे। इस क्वेश्चन में ये करंट्स दिए हुए थे कि यहाँ पर ये वाला करंट I1 है जो लेफ्ट से राइट फ्लो कर रहा है, I2 है जो टॉप से बॉटम फ्लो कर रहा है, I3 है जो टॉप से बॉटम फ्लो कर रहा है, I4 है जो लेफ्ट से राइट फ्लो कर रहा है, I7 है जो आपके पास राइट से लेफ्ट फ्लो कर रहा है, I5 भी डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, I6 भी डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है। तो हर नोड के ऊपर आप इक्वेशन लिखेंगे। पहली इक्वेशन इसकी वी ए की क्या बनेगी, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। समझ आइए ये इक्वेशन। यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, कितने करंट एंटर हो रहे हैं और कितने लीव कर रहे हैं। एक करंट एंटर हो रहा है वी ए के ऊपर,
और 3 करंट लीव कर रहे हैं, I2 भी लीव कर रहा है, I3 भी लीव कर रहा है और I4 भी लीव कर रहा है। ठीक हो गया? यस सर, यस सर। गुड। VB को आप देखें कितने करंट एंटर हो रहे हैं, कितने लीव कर रहे हैं, I4 एंटर हो रहा है, I5 और I6 लीव कर रहा है। तो VB की इक्वेशन क्या हो जाएगी, I4 इज इक्वल टू I5 प्लस I6। I6। ठीक हो गया? सिमिलरली VC पर आ जाएं, कितने करंट एंटर हो रहे हैं और कितने लीव कर रहे हैं, I5 एंटर हो रहा है, I6 एंटर हो रहा है और I7 लीव कर रहा है। यस सर। ठीक हो गया? तो आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे I5 प्लस I6 इज इक्वल टू I7। लास्ट वाली नोड पर आप आ जाएं, ये वाली नोड, तो ये नोड ग्राउंड है, इसकी वोल्टेज हमें ऑलरेडी पता है, तो मुझे इसलिए इस नोड की इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो आखिरी नोड की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो वो एक्चुअली बनती क्या है, I7 प्लस I3 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। सर इसकी जरूरत ही नहीं है ना वैसे। हाँ, इसकी इक्वेशन की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये ग्राउंड है ना, इसका वोल्टेज हमें पता है 0 वोल्ट है। तो ये वाली नोड तो हमें नॉन है, नॉन नोड की इक्वेशन आप नहीं लिखते। जिसकी वोल्टेज आपको पता हो उसकी इक्वेशन आप नहीं लिखते, जिसकी ना पता हो वो आप लिखते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने, मैंने पढ़ाया भी, आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ये भी तो नोड है ना, ये वाला पॉइंट। पूछने लगा था, फिर मैं बोला क्या पता सही हो। सही, मैं इसको इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, नीचे करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन सर वो वोल्टेज सोर्स है और उसके साथ वो सीरीज में है, रजिस्टर सीरीज में नहीं है सर इसके। एक मिनट में इसको करता हूँ। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पर मैं इस पेंसिल सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास ये तो नोड है जिसकी वोल्टेज आपको पता है 0 वोल्ट, ठीक है। तो ये नोड इससे भी कनेक्टेड है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 3 तो 0 हो गए। इसके अलावा सर्किट में कितनी नोड्स हैं, ये भी नोड है, ये भी सर्किट में नोड है जो यहाँ पर कनेक्टेड है, ये वाला पॉइंट। ये भी आपके पास सर्किट में नोड है VB जो यहाँ पर कनेक्टेड है इस पॉइंट से, और ये आपके पास सर्किट में तीसरी नोड है VC जो इस पॉइंट से कनेक्टेड है यहाँ पर। तो आपने VA की भी इक्वेशन लिखी, VB की भी लिखी, VC की, इस नोड की इक्वेशन आप क्यों नहीं लिखते? सर सर, क्योंकि इसका यहाँ पे हमने voltage वोल्टेज known सोर्स है। खुद दी हुई है ना इसमें सर, से- 15 वोल्ट। वहाँ पे यहाँ पे 15 वोल्ट ही होगी यार। है सर, जी 15 सर। वोल्ट हमें पता है। हाँ जी, गुड। ये आपके पास नॉन नोड है इसलिए आप इसकी इक्वेशन नहीं लिखते, इसकी वोल्टेज आपको पता है कि 15 वोल्ट है। सिमिलरली इस नोड की भी आपके पास वोल्टेज पता है क्योंकि आपने खुद 0 इसको 0 वोल्ट। वोल्ट असाइन किया, इसलिए हम इसकी भी इक्वेशन नहीं लिखते। तो जितनी भी नॉन नोड्स होंगी उसकी इक्वेशन आप नहीं लिखते, जो अननोन नोड्स हैं सिर्फ उसकी इक्वेशन लिखते हैं। ठीक हो गया? अब जो इस वाला करंट होगा I1, मुझे करंट बता दें, इक्वेशन आप खुद लिखिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस के तौर पर इसको लाजमी सॉल्व करना है, ठीक है। I1 जो करंट है, अगर मैं उसको V/R की फॉर्म में लिखूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए, 15 माइनस VA डिवाइडेड बाय 1 ओम। 1। ठीक है। सिमिलरली I2 आपके पास क्या होगा, VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय 12। I3 क्या होगा, VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय 15। I4 क्या होगा, VA VB माइनस VA। नहीं, VA माइनस VB। I4 क्यों VB होगा, I4 VA से VB की तरफ फ्लो कर रहा है ना। ओके ओके सर। I4 आपके पास क्या होगा, VA माइनस VB माइनस VB डिवाइडेड बाय 2। 2। ठीक है। इस वाले का जो I5 है उसको आप क्या लिखेंगे, VB माइनस VB माइनस VC ओवर 10। VB माइनस VC ओवर 10। ठीक हो गया, बस मुझे ये चीज़ आपको बतानी, VB माइनस VC ओवर 10। ठीक है। सिमिलरली I6 को भी आप यही लिखेंगे, VB माइनस VC डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा। ठीक है। तो आप जस्ट इसकी इक्वेशन लिख के उसमें ये पुट करें तो 3 इक्वेशनें आपके पास एक्चुअली बनेंगी, VA की, VB की और VC की। अगेन मेथड दोनों आपके पास हैं, आप क्रैमर रूल से सॉल्व करना चाहें या इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना चाहें, दोनों में से जो आपको इजी लगता है आप उसको यूज़ कर लें। क्रैमर रूल का मैंने आपको कहा है कि वो टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद हो तो कैलकुलेटर में इक्वेशनें डायरेक्ट सॉल्व होती हैं, तो आप तीनों इक्वेशनें लिख के उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि यूजिंग कैलकुलेटर आप उसकी जो सोल्यूशन है वो आप नीचे दे सकते हैं, बजाय आप सारा क्रैमर रूल का प्रोसेस करें। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेटर यूज़ करना आता है। एक्सक्यूज मी सर, जी
सर यहाँ पे सर हम पहले केसीएल लगा के हम I1 I2 की इक्वेशन बनाएंगे, फिर इनको उनमें पुट कर देंगे सर, ऐसे ही है ना सर नोडल हाँ जी, एनालिसिस में? हाँ जी, ओके नोडल एनालिसिस में ये है कि आप हर नोड की इक्वेशन लिखेंगे ना, वी आई की इक्वेशन किसके बराबर है, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, तो आप I1 की जगह ये पुट करेंगे, I2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, I3 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है सर, वो कंफर्म हो ठीक गया। है, ओके सर, थैंक तो यू। ये सारे के सारा जो क्वेश्चन है वो वी ए वी बी वी सी की फॉर्म में आ जाएगा, और हमें वी ए वी बी वी सी ही चाहिए। ठीक है, तो जब आप नोड वोल्टेजेस आ जाएं तो उसके बाद कोई भी ब्रांच या किसी भी ब्रांच या सारी ब्रांचेस का आपसे वोल्टेज पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे ये कहता है कि ये आपका आर एल है, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, तो आपके पास वी बी भी है, आपके पास वी सी भी है, तो वी आर एल क्या होगा आपके पास, वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू वी आर एल। नहीं, यस वी सर, बी माइनस ये आर एल है ना, तो आर एल यस किसके सर। दरमियान है, वी आई बी और थिंक वी बी सी के दरमियान। प्लस नहीं होंगे दोनों सर? प्लस क्यों होंगे, करंट डायरेक्शन डाउनवर्ड है। करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है ना, तो आप डायरेक्शन के मुताबिक डिफरेंस लेते हैं। तो करंट मुझे ये शो कर रहा है कि वी बी हायर पोटेंशियल है और वी सी लोअर पोटेंशियल है, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लो की तरफ फ्लो करता है, इसलिए वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू वी आर एल होगा। ओके सर। ठीक हो गया है? इसके साथ मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि अगर वो आपसे ये कहे कि ये वाला तो आपके पास हो गया, आपने नोड वोल्टेजेस निकाल लिए और उसके बाद किसी भी ब्रांच की वोल्टेज या 2-4 ब्रांचेस वो आपसे पूछे, तो इन्हीं वी ए और वी बी को यूज़ करना है, नया कोई एनालिसिस नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा भी इसी तरह गया होगा और आपको वैसे भी नजर आ रहा होगा खुद ही कि आपके पास जो ब्रांचेस हैं वो इन्हीं वोल्टेजेस को डिफरेंस करके आ रहे होंगे। अगर मैं लेट्स सपोज 2 ओम का वोल्टेज पूछता तो आप मुझे क्या बताते, वी ए माइनस वी ए वी बी माइनस, इज इक्वल टू वी टू यस ओम। सर। ठीक है, तो इन्हीं वोल्टेजेस से सिंपली माइनस करके आपको आंसर मिल रहे होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आपने ये सॉल्व कर लिया है उसके बाद आपको ये कहा जा सकता है कि आप अपने रिजल्ट्स को प्रूव करें। तो प्रूव करने के दो तरीके हैं, मैंने आपको ये कहा था कि एक तो आप केसीएल में वैल्यू पुट करें, तो केसीएल के लिए आपको ये करंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, सबसे पहली इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, मैं सपोज यहाँ पर लिख लेता हूँ। सबसे पहली इक्वेशन आपकी क्या है, V1 की, I1 इज इक्वल टू I2 plus I2 I3 plus I5 प्लस I3 प्लस I4। I4, यस सर। ठीक है, तो अब आपको ये कहा जाए कि आप अपने रिजल्ट्स को प्रूव करें, तो आप क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन में मुड़ के करंट्स की वैल्यू पुट करेंगे। करंट्स की वैल्यू कहाँ से आएंगी, वो इन इक्वेशन से आ जाएंगी। I1 भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, सिमिलरली I4 भी मिल जाएगा, I2 I3 इन इक्वेशन में से आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पर पुट करें, अगर आपने ठीक सॉल्व किया हुआ है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। सर बस एक ही मतलब कि हम बना लेना, एक ही इक्वेशन बना लें, उससे हो जाएगा? इक्वेशन तो आपने बनाई हुई होगी ना, शुरू में जो इक्वेशन लिखी है ना, उस इक्वेशन में आपने मोड की वैल्यूज पुट करनी है। जी सर, ठीक है सर। ये इसी नोड की इक्वेशन है ना, तो अगर आपको ये कहा जाए कि आप केसीएल प्रूव कर दें नोड ए के ऊपर और बी के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, आपने जो करंट्स निकाले हैं वो मोड की उसी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये आपकी इनिशियल इक्वेशन है जहाँ से ये सारा स्टार्ट हुआ था। तो आप I1 जी I2 सर, I3 की वैल्यूज यहीं पर मोड के पुट करेंगे और इसको आप जस्टिफाई करेंगे। अगर आपने आंसर्स ठीक निकाले हुए हैं तो ये हमेशा इक्वल आएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के एक्चुअली दो पार्ट्स बन गए। एक तो आपका नोडल की वोल्टेजेस थी, लेट्स सपोज आपको कहा जाता है कि नोड वोल्टेजेस निकालें, वो 10 नंबर का पार्ट है। सेकंड पार्ट आपको ये कहा जाता है कि आप केसीएल प्रूव कर दें नोड ए बी के ऊपर, तो वो आपका लेट्स सपोज 5 नंबर का पार्ट है, तो 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया। किसी लोड की वोल्टेज या पावर या करंट आपसे पूछी जा सकती है, लेट्स सपोज जिस तरह ये था। इसको भी लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि ये भी 5 नंबर का पार्ट है कि आप लोड का वोल्टेज करंट और पावर बता दें, तो 20 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें एक ही एनालिसिस से आएंगी। अगर आपके पास एक्चुअल वैल्यूज आ गई नोड के केस में, नोड के वोल्टेजेस आ गए, तो ये सारी चीज़ें उसी से निकलेंगी। सर पावर फिर मतलब कि एक स्पेसिफिक पूछी जाएगी ना, टोटल तो पावर तो नहीं हो सकती यहाँ पे? नहीं, टोटल पावर से मुराद ये कि आपको, अगर मैंने आपको ये कहा है कि आप केसीएल से प्रूव करें, तो फिर मुझे पावर से प्रूव करवाने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने पावर से पूछा हुआ तो फिर ऑब्वियसली मैं केसीएल नहीं पूछूंगा। सर उसमें हम वी कौन सा पुट करेंगे? पावर में P इज इक्वल टू वी आई अगर लगाते हैं तो? आप इसमें जो आर एल का वी है, वी आर एल आपने निकाला है ना, वी आर एल इज यस इक्वल सर। टू वी बी माइनस वी सी। तो वी आपको पता चल गया है, I6 आपको पता है कि वी बी माइनस वी सी डिवाइड बाई 30 के बराबर है, तो आप आई वी का फार्मूला लगा सकते हैं, या आप डायरेक्ट वी स्क्वायर बाई आर का फार्मूला लगा सकते हैं। वी आर एल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाई 30, वी स्क्वायर बाई आर से, 30। तो आप इसकी पावर बता सकते सर सर हम ये कोई वी और डिफरेंस होगा ना सर इन दोनों का, हैं। जी ये वी सर इन दोनों का डिफरेंस होगा ना? हाँ जी, ये जो वी स्क्वायर है ना, ये वी आर एल है ना एक्चुअली।
मतलब सर हम वी सिर्फ बी इसी माइनस वी सी। VB माइनस VC इज इक्वल टू VRL। ठीक है सर। सर हम ठीक है, सिर्फ इसी क्यों ले रहे हैं सर, लास्ट वाले को ही सर, VA माइनस VB क्यों नहीं ले रहे? ले सकते हैं आप, वो भी ले सकते हैं। मैंने आपको यही तो कहा है ना कि आपको जो भी रजिस्टर का आ जाए कि ये लोड है, तो आपने उसको देखना है कि उस लोड का वोल्टेज क्या बनता है, उसका करंट कितना क्या बनता है। तो P इज इक्वल टू IV से बता देंगे सर इसकी पावर ये बनती है, लोड की पावर। सर वही ना कि स्पेसिफिक रजिस्टर के बारे में हमें पूछा जाएगा। हाँ, किसी भी स्पेसिफिक रजिस्टर, लोड कोई एक वैल्यू होगी ना, कोई एक रजिस्टर ओके आपका सर। लोड रजिस्टर, उसकी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। सर एक और क्वेश्चन ठीक है है, सर मेरा कि हाँ जी बोलो। सर सर बुक में ना एक क्वेश्चन, एक मतलब एक फिगर थी, उसके साथ लिखा हुआ था रजिस्टर्स की वैल्यूज लिखी, जैसे यहाँ लिखी 1 ओम 2 ओम, तो उसमें भी ऐसे लिखा हुआ था 6 ओम नहीं लिखा हुआ सर, लिखा था 6 के। सर वो क्या है? 6K कहाँ लिखा हुआ था? 6 किलो ओम होगा, बुक से मिस प्रिंटिंग हुई होगी। सिक्स सर के वही के ना। नहीं हो सकता, किलो ओम हो सकता है। सर आपने क्लासरूम में एक बुक सेंड की है, 2 बुक सेंड की हैं? आपकी दो बुक्स हैं, एक ये है जिससे हम ये पढ़ रहे हैं, रॉबिन एंड मिलर, और मैंने आपको कहा था रेफरेंस के तौर पर आप फ्रैंको की बुक में, आपको वो भी दिखा देता हूँ। मेरे पास इधर पढ़ी हुई होगी मैंने, शायद आपको और कहा वो था। बहुत अजीब सी है। हाँ वो बुक टाफ है, अजीब तो नहीं है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट, वो चीज़ों को करता डायरेक्ट है, वो समझाता नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ। इधर है, ये है, ये बुक है दूसरी। इसने चीज़ें काफ़ी उस तरह से की हुई हैं, मुश्किल तरीके से की हुई हैं। कॉन्सेप्ट सारे के सारे यही हैं, लेकिन ये करता ज़रा मुश्किल तरीके से। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर, ये देखें, ये वाली एग्जांपल सर, सर ये वाली। एग्जांपल, आप एग्जांपल नंबर बता दो ना, मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ। एग्जांपल नंबर क्या है? सर वो जो रोबिन की बुक है ना, उसमें वो एग्जांपल सेम है, लेकिन उसमें वो के नहीं लिखा हुआ। अब ये पता नहीं कौन सी बुक है सर, इसमें के लिखा हुआ है। तुम कौन सी बुक में से बता रहे हो, फ्रैंको में से बता रहे हो या रॉबिन में से बता रहे हो? सर ये मैं क्लासरूम में जाता हूँ तो वहाँ पे बुक्स हैं, तो उनमें वो मैं नाम ये शायद सर रोबिन की है शायद। रोबन ही है, रोबन की है। कौन सी एग्जांपल, कौन सी है बताओ? सर मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर, वहां से चेक कर लें सर। ये रॉबिन की बुक है ना, तुम्हें बुक सर का ये नाम भी देखें नहीं सर। पता? हाँ, किधर लिखा सर हुआ वही तो के? मसला है सर, रोबिन की बुक में भी जाते हैं, पता नहीं कभी आता है कभी ये नहीं आता। सर ये देखें 10 के, ये के क्या है सर? नहीं, ये किलो, ये इसने के लिखा हुआ है, ये किलो ओम्स है। ये के भी नहीं है, ये जिसने आपको बुक सेंड की है ना, ये शायद उसने आपको ये क्वेश्चन गलत सेंड किया। ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं है, 8.26 है ना, मैं आपको एक्चुअल बुक में दिखाता हूँ, सर ये एक्सक्यूज क्वेश्चन मी। गलत है जी। 8.26, एक मिनट में इस क्वेश्चन को सर खोल, हाँ बोलो, आप क्या सर बोल रहे ये हो? जो आपने बुक हमें सेंड की है उसमें सही है सर, किलो ओम लिखा हुआ है, इनके हाँ पास जी, ये गलत है। इसको जिसने बुक दी है ना, ये आपको किसी ने गलत करके दिया हुआ है, ये बुक का क्वेश्चन नहीं है। ये 8.26 मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये जिसने आपको बुक भेजी है ना, उसने आपको गलत भेजी है। एग्जांपल नंबर क्या है? 8.26। है, ये 826, ये किलो ओम्स है, के नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली क्वेश्चन है, इसको आप देख लो। आपको जिसने वो ठीक है बुक सर। दी है ना, वो किसने आपको गलत भेजी ओके सर, थैंक यू सर, शुक्रिया। सर चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 17 करवा दो। है? बता दो, चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 17। एक्सरसाइज का या प्रैक्टिस, आप किसका बता रहे हैं? एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 17, 11, 12, 13। हाँ जी, इसमें क्या करना है? फिगर नंबर 571। ये फिगर 571, हाँ जी। सर इसमें हम, रिपीट प्रॉब्लम। हमारे पास करंट नहीं है तो फिर हम ये टोटल कैसे निकालेंगे, इसकी रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो टोटल रेजिस्टेंस पता होगी तो हम ये R1 निकाल सकते हैं ना। हमारे पास करंट है ना, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास है, और R1 भी नहीं दिया हुआ। तो आपको वोल्टेज तो दिया हुआ है ना, 7.5 वोल्ट, इसको यूज करें।
ये मैंने क्वेश्चन करवाया था, मुझे किसने भेजा था? किसने, आप में से किसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था? सर ऐसा सवाल असाइनमेंट में भी था कि हम हाँ, पावर पता नहीं पावर वो लगाते हैं, पावर का हाँ फार्मूला जी। लगाते हैं शायद उसमें कुछ। एक्चुअली इसने क्या किया हुआ है इनडायरेक्टली, मैंने आप में से ये किसी को करवाया हुआ, मुझे किसने भेजा था तो मैंने उसको बताया था, ये समझाया था क्वेश्चन। आई डोंट नो किसने भेजा था, जो लोग साथ साथ पढ़ रहे थे तो मुझे उस बच्चे ने भेजा था जिसने भी ये टॉपिक किया था। यहाँ पर उसने आपको क्या कहा हुआ है कि रिपीट प्रॉब्लम 16। प्रॉब्लम 16 क्या था? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस R2 एंड R3। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। मेरी यार स्क्रीन वो शेयर्ड है। पिन कर दो, शेयर हो रही है सर। हो जाएगी, पिन करो हो जाएगी। अभी आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? सर हो रही है सर। सर हो रही है हो सर, रही नहीं की हो। ठीक है सर। अच्छा, वो अपने पास आप कर लो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप देखो तो इस क्वेश्चन में उसने आपसे क्या कहा है कि R2 और R3 की वोल्टेज बता दें यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पहला पॉइंट ये है। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जब आप लिखोगे, यहाँ पर मैं इसका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लेट्स सपोज क्लॉकवाइज यूज करता हूँ, तो -16 + 7.5 + V2 + V3 इज इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। अब आपके पास V2 भी नहीं है, V3 भी नहीं है, V2 और V3 आपने बताना है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में तो आपने V2 और V3 की वैल्यू पुट करनी है। तो V2 और V3 मुझे कैसे मिल सकता है? सर करंट फाइंड करके टोटल करंट फाइंड रेजिस्टेंस करेंगे। निकालें और तो करंट करंट तो तब निकालने फाइंड होगी जब हमारे पास डिस्टेंस R1 होगा तो। हाँ, तो करंट किसके बराबर होता है? सर सीरीज में करंट सेम होता है। I = V/R। I इज इक्वल सर टू वी पहले ओवर टोटल आर। रेजिस्टेंस तो निकालेंगे आपके सर। पास, हाँ जी, आपके पास जो I आएगा वो आता है V/R। तो V तो आपको पता है 16। R में कौन सी चीज मिसिंग है आपके पास? R1 सर मिसिंग है। R1 मिसिंग है, तो आप इसका डिवीजन में क्या लिखेंगे? R1 + 4.7 + 3.6। तो I आपके पास आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ R1। इनडायरेक्टली उसने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझ आइए? इस एक क्वेश्चन को एक बार कंप्लीट करवा दें, एक को नहीं समझ आ रही इसकी। इस क्वेश्चन को मैं यही आपको समझा रहा हूँ ना, आप इसको इस तरह से करें ना। आपके पास ये क्या है, RT, इसका क्या आएगा? सर R1 + 4.7 + 3.6। सारे 3.6, सीरीज में 4.7 डिवाइड और करिए। 3.6 तो इकट्ठे हो जाएंगे, यस सर, ये तो जगह ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। तो आपके पास RT किसकी फॉर्म में आएगा? सबसे पहला स्टेप क्या है आपके पास? RT किसकी फॉर्म में आ जाएगा? R1 की फॉर्म में आ जाएगा। R1 + सर R1 9 + 4.7 4.7 8.3 + 3.6, 9.3 आ जाते हैं। 4 और 3 7, और नहीं 8.3 आएगा, ठीक है। 8.3। तो आपके पास RT किसके बराबर आएगा? R1 + 8.3 के, ठीक है। अब जिधर भी R1 यूज हो रहा है उसकी जगह पर आप क्या पुट करेंगे? RT यूज हो रहा है उसकी जगह आप क्या पुट करेंगे? R1 + R1 8.3। + 8.3। तो फिर आप देखेंगे इक्वेशन खुद बहुत सिंप्लीफाई होती जाएंगी। सर सर उधर अगर I के इधर साथ तो मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके साथ? सर हम I के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे उधर जाके, फिर RT उधर रह जाएगा तो उसको मतलब सोल्व हो जाएगी सर आगे ये। नहीं होगा। आप V इज इक्वल टू IR से भी आप कर सकते हैं ना। आपके पास टोटल वोल्टेज किसके बराबर है? टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय टोटल रेजिस्टेंस RT। और RT आपके पास किसकी फॉर्म में है? R1 की फॉर्म में है, ठीक है। तो एक्चुअली R1 की वैल्यू आपको चाहिए। फिर भी तो दो आपके पास अननोन रहेंगी वैल्यू मेरे पास। R1 इनडायरेक्ट है ना, तो आपको ये R1 की वैल्यू उस वक्त मिल सकती है जब आपको ये वाला करंट मिलेगा IT। तो सबसे पहले हम IT निकाल देते हैं, कैसे निकालें IT? ठीक है। तो IT आप इसको निकालें इन द फॉर्म ऑफ R1। आपके पास IT की इक्वेशन क्या बनेगी? 16 डिवाइडेड बाय R1 + 8.3। 3,
तो अब आप इसको देखें, आपके पास जो वोल्टेज है 7.5 वोल्ट, वो किसके बराबर है? सर R1 के बराबर है। आई आर के बराबर है, R1 के बराबर नहीं है। ये 7.5 वोल्ट किसके बराबर है? आई टी इंटू R1 के। ये R1 का वोल्टेज है ना। जी जी सर। तो आई आपके पास क्या है? आई टी। सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही आपकी। मैंने तो स्क्रीन शेयर की हुई है, क्यों? पिन शेयर कर हो दो रही है फिर हो सर। जाएगी। हो पिन रही है कर सर, शेयर दो। हो रही है पिन सर। करे सर, मैंने भी पिन नहीं किया। आप पिन कर लें या रिफ्रेश करें, शायद आपकी पीसी पे। मेरे पास तो शेयर हो रही है। यस सर, मैंने मैंने पिन किया, किया, मेरी ऑन है। मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ। सर हो रही है, पिन कर दें हो जाएगी। पिन कर दें आप, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे कौन है इसका सोल्यूशन बताएगा यार? मैंने अभी आपको कहा है कि यहाँ पर कितना वोल्टेज है? 7.5। 7.5 वोल्ट किसके बराबर है? आई आर के। आई टी इंटू आर के, आई टी इंटू R1 के। यस सर। आई टी किसके बराबर है? 16 16 डिवाइडेड ओवर बाई 16 और R1 R1 प्लस प्लस 8। 8.3। R1 की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी यहाँ से सीधा। सर आ जाएगी। तो बस बाकी खत्म हो गया, बाकी तो कुछ नहीं बचा। ऐसा R1 निकल है, बाकी हो जाएगा। चलो शुक्र है तुम्हें समझ आ गई। R1 आप अब आ इतना जाएगा ना, तो ट्रिकी R1 क्वेश्चन था, आगे। मुझे क्या पता था किस तरह निकलेगा, इतना ट्रिकी था काफी। मैं कल लगा रहा हूँ इसको। इसमें क्या ट्रिक थी? यहाँ पर आपको सिर्फ R1 अननोन है, 7.5 दिया हुआ है, तो मैंने आपको कहा दो वेरिएबल आपको पता होनी चाहिए, तीसरा आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू आई आर के बराबर है। V आपको दिया हुआ है, R आपने फाइंड करना है, तो I किसके बराबर होगा? I एक्चुअली यहाँ पर वही है जो टोटल सर्किट का करंट है। तो टोटल सर्किट करंट टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल सर अब समझ आ रेजिस्टेंस, गया। बस उससे आगे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल KVL है, KVL लगाओ, V2 V3 की वैल्यूज आ जाए। टोटल करंट आ गया, तो टोटल करंट को आप फ्लो कराएंगे ना, तो V इज इक्वल टू आई आर से I इंटू R2 आपके पास V2 आ जाएगा, I इंटू R3 V3 आ जाएगा, V2 V3 आ गए, R1 भी आ गए। यही उसने आपसे पूछा हुआ था, और क्या पूछता था? फिर जो वोल्टेज लॉ से R2 R3 का वोल्टेज बता दें, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल करंट, वो भी आपने बता दिया, R1 की वैल्यू आपसे पूछी, वो भी आपने बता दिया। सही हो गया? क्वेश्चन नंबर 22 पे जाए जरा नीचे। इसी का ही है। जी सर। हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 22 नीचे करें कहता है थोड़ा कि सा। यूज द इंफॉर्मेशन ऑफ द गिवन डिटरमिन given to determine the polarity and magnitude of the unknown voltage source in each of the circuit figure 5.76। हाँ, वो आपसे पूछ रहा है कि आप क्या बताएं? use the given information to determine the polarity and magnitude of the unknown voltage source। कहता है ये जो आपके पास unknown, ये वाले जो एलिमेंट है ना, ये क्वेश्चन मार्क, ये unknown है। कहता है इसका मैग्नीट्यूड बता दें और इसका वो बता दें, पोलैरिटी बता दें। वोल्टेज। हाँ मैग्नीट्यूड ना, वोल्टेज उसने कहा है, तो मैग्नीट्यूड बता दें और पोलैरिटी बता दें। तो इसका इसमें क्या पार्ट मतलब? सी कर दें एक बार। अच्छा, पार्ट सी में क्या करना है? 3.3 वोल्ट आपको गिवन है इधर। सर रेजिस्टेंस निकाल देंगे यहाँ से। रेजिस्टेंस आपको पता है? सर resistance इधर नहीं वोल्टेज कराना है। कंबाइन कर सकते हैं सर, इसमें वोल्टेज कंबाइन करने तो बिल्कुल हो जाएगा। हाँ कर सकते हैं, आप कंबाइन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, इसको कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट ये है ना, तो उसको कंबाइन ना भी करो तो फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या चीज़ चाहिए एक्चुअली? सीरीज सर्किट है ना, तो करंट चाहिए। तो ये एक एलिमेंट ऐसा है जिसका मुझे वोल्टेज भी पता है और जिसकी मुझे रेजिस्टेंस भी पता है, तो करंट आ जाएगी। तो क्वेश्चन खत्म हो गया बस। जी सर। बाकी क्या रह गया? सर ये रिकॉर्डिंग आज अभी प्रोवाइड कर देंगे, अपलोड कर देंगे सर? हाँ जी, ये क्लास सर? खत्म होने के तकरीबन 10-15 मिनट बाद मुझे आ जाती है ईमेल, तो फिर मैं आपसे शेयर कर दूँ। ओके सर यहाँ पे लास्ट पे ना सिर्फ आंसर जो से ऑड नंबर्स के दिए हैं, इवन नंबर के आंसर नहीं दिए हुए पीछे। तो उसने भी कहा है ना कि सिर्फ ऑड वाले, आप सारा कुछ तो वो दे देगा, फिर तुम क्या करोगे? तो उसने ऑड आपको दे दिए, इवन वाले आप खुद करें, कॉन्सेप्ट तो सेम है। आंसर आपको चेक करने का मैंने तरीका बता दिया। आपने केवीएल लिखा है तो वोल्टेजेस मुड़ के पुट करो, 0 के बराबर आने चाहिए, तो आपके आंसर ठीक है। तो बेशक उधर दिए हुए या नहीं दिए हुए, आपने क्वेश्चन ठीक किया तो आपको खुद ही पता चल जाता है। जब आप मुड़ के केवीएल लिखेंगे या ठीक है केसीएल सर। लिखेंगे किसी भी नोट के ऊपर, तो आपको उसका आंसर जस्टिफाई हो जाएगा। हो गया सही है। ठीक है,
तो इसमें आपको यहाँ पर ये वाला करंट मिल जाएगा। जब ये करंट मिल गया ये वाला वोल्टेज भी आपको मिल जाएगा। बाकी तमाम वोल्टेजेस आपको पता है, ये वाला वोल्टेज भी आपको मिल जाएगा 120 का। तो केवीएल लिखोगे तो अननोन वोल्टेज आ जाएगी। करंट इसका लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो ये इसका प्लस होगा और ये इसका नेगेटिव होगा, बस। ठीक है, सही हो गया। ले ले, मोबाइल में चार्जिंग खत्म हो रही है। अच्छा ठीक है, ये आपका सारे का सारा सेशनल का कोर्स है, ठीक है। उसमें यही चीज़ें हैं, आपको वोल्टेजेस फाइंड करने आनी चाहिए, करंट फाइंड करने आनी चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल पावर, केसीएल, केवीएल, वोल्टेज डिवाइडर, करंट डिवाइडर, एप्लीकेशन। तो आपने 2-3 मेन मेथड्स किए हुए हैं, लूप एनालिसिस, ब्रिज नेटवर्क और नोडल एनालिसिस। इसके स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, अगर आपको स्टेप्स पता है तो आपको क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। बाकी सीरीज पैरेलल रिडक्शन है, तो आपको सीरीज पैरेलल की पहचान है तो आप टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। सीरीज पैरेलल रिडक्शन से वोल्टेजेस, करंट्स वगैरह भी आप निकाल सकते हैं। ठीक हो गया? ओके सर। अटेंडेंस में अभी क्रिएट कर देता हूँ। ओके, स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं ऑनलाइन हूँ। क्लास वर्क और ये आपकी क्रिएट। आज अटेंडेंस नंबर क्या है? 16 से 16 मार्क्स अनग्रेडेड है। ड्यू डेट आज क्या है? 25 और टाइम क्या हो जाएगा? 1:30। अटेंडेंस मैंने आपको साइन कर दी है, अटेंडेंस अपनी मार्क कर लो। सर ये चैप्टर 7 में से कुछ एक क्वेश्चन ऐसा और रिड्रा कराएं। कौन सा क्वेश्चन है 7 में से, बोलो। क्वेश्चन नंबर बोले कौन सा है 7 में से? सर क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे ख्याल से। एक्सरसाइज का? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 तो ये पूछा है, रेजिस्टर नेटवर्क हैव टोटल रेजिस्टेंस एज गिवन बिलो, स्केच द सर्किट व्हिच कॉरेस्पॉन्ड टू ईच एक्सप्रेशन। सर ये नहीं है सर, नीचे है सर, नीचे वाले नीचे है। क्वेश्चन नंबर 6 है सर, और इससे नीचे वाले, इससे सर, इससे नीचे वाला सर, ये जो है ये आरटी जैसे सर, ये वाला, ये फिगर 7.52 वाला। हाँ, इसमें से कौन सा? फिगर 5 सर। इसको किस तरह करेंगे सर? ये आरसीडी और आरएबी फाइंड करना है। आरएबी का मतलब ये है कि आप सर्किट को इन दोनों पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी से, ठीक है। इस पॉइंट ए और बी से आप देखें इस सर्किट को, तो आपको क्या नजर आता है सर्किट? ये जो ओपन ब्रांच है, इस चीज को अपने ज़हन में नोट कर लो। पॉइंट ए और बी से जब आप देखेंगे तो जो भी ओपन ब्रांच है उसको तो आप सिंपली रिमूव कर दें, वो सर्किट से खत्म हो जाएगी। मैं इसको हटा देता हूँ। जब मैं पॉइंट ए बी से देख रहा हूँ तो ये पॉइंट एक्चुअली ये रिमूव नहीं हो रहा, इसको मैं पेंसिल से ही क्रॉस कर देता हूँ। ये वाला ब्रांच तो आपके पास सर्किट में आएगी, जो भी ओपन ब्रांच है वो तो हट जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये वाली ब्रांच वैसे ही है। अब आप बाकी सर्किट को देखें तो बाकी सर्किट में आप देखो 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम सीरीज में ये ऐड हो जाएंगे आपस में। यस ठीक सर। हो गया। इसका जो आंसर आएगा 10 जमा 20 जमा 30 60 ओम के पैरेलल में है। यस सर। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो इस 60 ओम के पैरेलल में है, क्योंकि ये वाला रेजिस्टर इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान कनेक्टेड है ना, ये वाला यस सर। ये इन्हीं दोनों पॉइंट्स के दरमियान है, तो ये भी 60 के पैरेलल में ही है। तो ये 60 के पैरेलल में है, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस 60 के पैरेलल में है। ये एक्चुअली 60 ओम के 3 रेजिस्टर पैरेलल में आएंगे, उनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो 80 और 40 के सीरीज में वो ऐड हो जाएगा।
यस सर। सर एक बार और बता दें। आपके पास 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम सीरीज में है। ये 10, 20 और यस सर। सीरीज में है ना, ठीक है। तो आपके पास ये जो 60 ओम रेजिस्टर है, ये इस 10, 20 और 30 के पैरेलल में है। तो यानी कि ये वाला 60 इस 60 के पैरेलल में है। ठीक हो गया। यस सर। तो ये सॉल्व हो गया कि रेजिस्टर बनेगा, तो ये वाली ब्रांच खत्म हो जाएगी। यस सर, वो तीनों 60 पैरेलल में आ जाएंगे। ठीक है ठीक है। सर। तो अब ये वाला 60 इस 60 के पैरेलल में जो उसने बाहर करके जानबूझ के टेढ़ा करके ड्रॉ किया हुआ है। सर इनको इकट्ठे ठीक भी है। सोल्व कर सकते हैं 1/r सर 1/60 1/60 1/60 को सर मल्टीप्लाई यानी कि प्लस कर दें आपस में। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको 1 ओवर है तो उसको इन्वर्ट करना है, ये चीजें ध्यान में रखना। जी सर, वो रिवर्स करना होता है उसको सर, रिवर्स कर लेना होता है। कैलकुलेटर से ये बड़ा इजी है। फिर मैथमेटिक्स जो आप पेन से करते हो, कैलकुलेटर से इजी है। 1/60 + 1/60 + 1/60। सपोज इसका आंसर 0.2 आया है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो 1/0.2 होगा। ठीक हो गया। ओके सर। सर पेपर में जो चीज जितनी शॉर्ट हो सकती है उतनी शॉर्ट करके कर दे सर, आप अंडरस्टैंड कर लेंगे सर। शॉर्ट होने से मुराद ये कि जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स आपने किए हुए हैं। मतलब कि सर आप कैलकुलेटर से हम डायरेक्ट ये आंसर लिखते हैं जो भी आता है, तो तो मतलब इसकी कोई मसला एक्सप्रेशन तो तो नहीं लिखोगे ना, आप इसकी एक्सप्रेशन लिखेंगे ना। सपोज मैं ठीक इस है सर। वाले को कहता हूँ कि सर ये इनकी 1/60 इक्वेशन लिख r के dash is फिर equal उसको to 1/60 डायरेक्ट आगे + सॉल्व कर 1/60 देते + 1/60। तो नेक्स्ट स्टेप में आप उसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। ठीक है सर। ठीक सर है। साथ साथ वो इसको रीड्रॉ भी करना है सर हमने। रीड्रॉ अगर आपको रीड्रॉ भी जरूरत करें। पड़े, नहीं अगर आपको जरूरत पड़े रीड्रॉ करने की, जिस तरह आपको लेट्स सपोज लोड है कोई, उसको आपने वोल्टेज बतानी है, तो फिर आप रीड्रॉ करें। जहाँ नहीं जरूरत तो उसको रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सर जैसे सर यहाँ पता चल ही रहा है कि 10, 20 और 30 ये सीरीज में है, तो हम इसको सीरीज वाला ना बनाएं। नहीं, आप इसको सीरीज बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट लिखें ना। ये फर्स्ट स्टेप जो है ना, आप क्या लिखेंगे, लेट्स सपोज r डैश इज इक्वल टू 10 ओम + 20 ओम + 30 ओम। तो वो मुझे नजर आ रहा है आप किसको सॉल्व कर रहे हैं। कि सीरीज में ही किया ये। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आप इसको नाम दे ओके दें, सर। अगर नाम ने ज्यादा आपको वो होता है मसला या कंफ्यूजन होती है, आप इसको नाम दें लेट्स सपोज r1 r2 r3। तो आप सिंपल एक लाइन में लिख दें r1 r2 r3 r इन सीरीज। तो आप नीचे डायरेक्ट लिख दें r डैश इज इक्वल टू इन तीनों को ऐड कर। तो आपको डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जो स्टेप कर रहे हैं उसको जस्ट मेंशन कर दें कि r1 r2 r3 r इन सीरीज। सो r डैश इज इक्वल टू r1 + r2 + r3, जो भी उसका आंसर है बस। ठीक है। ओके सर। यस सर, थैंक यू सर। ठीक हो गया। ओके। ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखें, जो भी पूछ रहा था, किसने क्वेश्चन पूछा था, अगर मैं RAB देखूं और RBC देखूं, अगर मैं RAB देखूं तो आपके पास RAB क्या है, ये 40 और 60 सीरीज में है। इसका रिजल्टेंट 50 के पैरेलल में आएगा। ठीक है। यस सर। जो इसका रिजल्टेंट बनेगा वो इस 50 के साथ सीरीज में आएगा। जो इनका रिजल्टेंट बनेगा वो 100 ओम के पैरेलल में आएगा। और जो 100 ओम के पैरेलल में सॉल्व होने के बाद बनेगा वो 30 और 20 के सीरीज में आएगा। इन दोनों को सर आप हम सीरीज सॉल्व करें, सर 160 हम और आर 40। सर हम RAB फाइंड करें तो हम सर राइट साइड से नहीं शुरू होंगे? बिल्कुल राइट साइड से आप शुरू होना। तो जब आप इस ब्रांच को खोल के ड्रॉ करेंगे तो एंड आपको यहीं से स्टार्ट करना ना, इसके अलावा आपके पास सीरीज पैरेलल कोई भी नहीं है। ये एक्चुअली इसका एंड पॉइंट है सर्किट का। 160 मतलब जहाँ 40 के साथ सीरीज में है क्योंकि इन दोनों में सेम करंट होगा। मतलब जहाँ से स्टार्ट होता हुआ तो हम उसको कर लें। हाँ जी, आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ढूंढो कहाँ से आपको इजी है। जिधर से आपको सीरीज ठीक है पैरेलल कॉम्बिनेशन लग रहा था आप उसको सॉल्व करना शुरू करें। सर ओके सर। ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी ट्रिक है। ये 60 और 40 160 और 40 सीरीज में सॉल्व होने के बाद 50 के पैरेलल में आता है। तो ये दोनों ब्रांचेस खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक ही ब्रांच बनेगी। ये वाली ब्रांच फिर इस 50 के साथ सीरीज में है। ये दोनों सीरीज बन जाएंगे। जो ये सर रिजल्टेंट आएगा, 160 और 40 कैसे सीरीज में है? इन दोनों में सेम करंट नहीं फ्लो कर रहा होगा। 40 में जितना भी करंट आ रहा होगा वही करंट है जो 60 में फ्लो कर रहा होगा। ठीक है सर। ओके सर। क्योंकि इन दोनों का सी पॉइंट आगे कोई कनेक्शन नहीं है ना, तो 160 और 40 के अंदर सेम करंट फ्लो कर रहा होगा। ओके सर। ठीक है। सर तो ये दोनों आर सीरीज में बनेंगे, फिर आगे सॉल्व होता जाएगा। सर RA और C हम फाइंड कर
करते वक्त हम सर 20 को लेंगे, जो बी वाला है सर इसको 20 को गिनेंगे अंदर। अच्छा, ये पहले वाला आ रही समझ है आ गया, मैं दूसरा पे आता हूँ। जी सर, वो ये आ गया। पहला वाला दूसरा आपसे उसने क्या पूछा है, आर बी सी फाइंड करें, पॉइंट बी और सी के दरमियान। तो पॉइंट बी और सी के दरमियान से जब आप शुरू करेंगे तो ये चीज़ आपने नोट करनी है कि ये 30 ओम देखें ये ओपन है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। ओके सर। क्योंकि ये आगे ओपन है। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आप बाकी सर्किट को आप देखेंगे पॉइंट बी और सी में से, तो ये 50 इस 100 के सीरीज़ में है, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस 50 के पैरेलल में है, ये जो 50 आएगा फिर ये इस 40 के साथ सीरीज़ में है, ये जो आपका पॉइंट बनेगा 40 ओम का रजिस्टर बनेगा। तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो 160 के पैरेलल में बनेगा, और जो उसका रिजल्टेंट बनेगा फिर वो 20 के सीरीज़ में आएगा। यस सर। सर आर ए सी फाइंड करते वक्त हम बी को 0 कर देंगे, 20 को 0 कर देंगे। दूसरा, अगर आपसे ये पूछा गया आर ए और सी पूछा गया है तो फिर आपके जी पास सर। ये 20 जो है वो उड़ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। सर जैसे कि अब हमने जी फिर कैसे करेंगे सर अगर ए और सी के दरमियान में फाइंड करना हुआ तो? हाँ, आपने पॉइंट ए और सी के दरमियान करना है, तो ये तो आपके पास शॉर्ट वायर थी, ये खत्म हो गई। ठीक है, ठीक है सर। सर अगर इसका कोई पैरेलल होता तो वो भी खत्म हो जाता अगर होता। हाँ, इसके पैरेलल में नहीं, अगर लेट्स सपोज इसके साथ कोई रजिस्टर लगा हुआ है तो वो रिजॉल्व होगा ना। आपके पास ये जो रजिस्टर है, लेट्स सपोज इधर कोई पैरेलल में रजिस्टर लगा हुआ है, जी सर। तो ये रिजॉल्व होके ये एक बनता ना, तो ये फिर दोबारा खत्म हो जाता। जी सर, एक ही बात है। सी हाँ, वो आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता ना, ये पॉइंट ओपन है। जी, ये मतलब ये खत्म क्यों हो जाएगा ये वाला रजिस्टर? क्योंकि इस ब्रांच में आगे कोई सर्किट कनेक्टेड नहीं है ना, तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता ना, तो ये आगे ओपन सर्किट है, तो इससे आगे ये करंट फ्लो नहीं करेगा, ना इसमें से करंट किसी और को जा सकता है। इस वाली ब्रांच को हमने ख़त्म नहीं किया था, क्योंकि 160 से जो करंट आ रहा था वो फिर 40 में फ्लो होकर वापस सर्किट को जा सकता है। ये जो आपके पास पॉइंट बी है ये किसी और से कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें करंट आएगा ही नहीं, क्योंकि ये आगे कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए ये वाली ब्रांच एलिमिनेट हो जाती है। ओके सर। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस कर लें इस तरह के, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। ये वाले भी पॉइंट ए और बी से लेट्स सपोज देख रहे हैं, तो जब मैं RT1 निकाल रहा हूँ तो इस वाले केस में R4 एलिमिनेट हो जाएगा। जब मैं RT2 निकाल रहा हूँ तो कोई चीज़ एलिमिनेट होने वाली है नहीं है, ये वाला पॉइंट है, लेकिन ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है R2 और R1 से, और ये दोबारा ज्वाइन होता है इधर। ठीक है, तो RT2 जब आप फाइंड कर रहे होगे तो कुछ भी एलिमिनेट नहीं होगा। RT1 जब फाइंड कर रहे होंगे तो R4 एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड डायग्राम को अगर आप देखें, मैं RT1 फाइंड कर रहा हूँ तो कुछ एलिमिनेट होगा, कुछ भी एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इनके साथ कोई रजिस्टर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर ये R5 है, ये कैसे निकलेगा जब मैं RT1 फाइंड कर रहा हूँ। तो इन ब्रांचेस को आप इग्नोर कर दें तो आपके पास R5 R4 की सीरीज़ में है, इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो R3 के साथ पैरेलल में है, उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो R2 के साथ सीरीज़ में है, और उनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो R1 के साथ पैरेलल में है, तो RT1 आ जाएगा। जब मैं RT2 निकालूंगा तो आप इसको देखें, ये दोनों ब्रांचेस हैं, इनको आप इग्नोर कर देंगे, तो R1 और R2 सीरीज़ में है, इसका जो रिजल्टेंट है वो R3 के साथ पैरेलल में है, जो इनका रिजल्टेंट बनेगा वो R4 के साथ सीरीज़ में है, और फाइनल में जो इसका आंसर बनेगा वो R5 के साथ पैरेलल में बनेगा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये RT1 और RT2 क्या है? ये टोटल रेजिस्टेंस है ना, सीइंग थ्रू दिस टर्मिनल या अदर टर्मिनल। तो जब आप उस अगले वाले क्वेश्चन में उसने इसको नाम दिया था, यहाँ उसने नाम नहीं दिया हुआ, तो आप बेशक इसको नाम दे दें AB का। तो RT1 एक्चुअली RAB है, सीइंग थ्रू टर्मिनल A एंड B जो रेजिस्टेंस बनेगी उसको RT1 का नाम दिया। तो सर इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस तो एक ही होगी ना टोटल? नहीं, डिफरेंट होगी। आप जब पॉइंट AB से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डिफरेंट होगी, पॉइंट CD से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डिफरेंट होगी। ए से अगर ऑब्जर्व करें तो ये कैसे होगी टोटल रेजिस्टेंस? अब अगर इसको देखो ना, पहले को RT1 में एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, पॉइंट A और B से सर्किट को देख रहा हूँ। आप जब पॉइंट A और B से सर्किट को देखें तो ये वाली ब्रांच ओपन है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, तो ये ब्रांच खत्म हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। सिमिलरली ये वाला कनेक्शन भी ओपन है, तो ये भी आपके पास खत्म हो जाएगा, ये कनेक्शन कंसिडर नहीं हो रहा।
तो ये वाला आपके पास R3 बच जाएगा। अब R3 को देखें, अपने से पिछले रेजिस्टर के साथ सीरीज में, पैरेलल में, R3 R2 के साथ सीरीज में, तो ये दोनों सीरीज में सॉल्व होंगे। जो इनका रिजल्टेंट बनेगा उसको आप अगेन चेक करेंगे पिछले रजिस्टर के साथ। पिछला रजिस्टर R1 है तो ये R1 के पैरेलल में बनता है। R2 R3 सीरीज में सॉल्व होंगे, इसका जो रिजल्टेंट है वो R1 के साथ पैरेलल में सॉल्व होगा, तो RT1 आ जाएगा। और RT2 जब आप RT2 देखेंगे तो आपके पास ये वाली जो ब्रांच है ये ओपन है, इसका कोई फायदा नहीं है, ये आपके पास खत्म हो जाएगी। तो R1 और R2 अगर आप देखें तो ये सीरीज में है, जितना भी करंट यहाँ से आ रहा होगा वो R1 से होके इस पॉइंट पे आएगा। तो R1 और R2 सीरीज में है, इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो R3 के पैरेलल में है। R3 जो इनका रिजल्टेंट बनेगा वो R4 के साथ सीरीज में है, और यही RT2 होगा। ओके सर सर। बात सुने सर। हाँ जी सर अगर इधर हम R3 और R1 को सीरीज में लेके R2 के साथ पैरेलल कर सकते हैं सर? R3 और R1 को कैसे सीरीज में लोगे तुम? तो सर ये सर वो R3 का करंट जो आ रहा है सर वो R2 में नहीं जा रहा सर, जितना इधर आ रहा है सर R1 में सर। ये R4 भी है ना। R3 के अंदर जो करंट आ रहा है, सपोज हम कहते हैं कि नीचे ग्राउंड है जो आ रहा है, तो ये एक्चुअली इन दोनों पॉइंट से आ रहा है। तो R2 का करंट कुछ और है, R4 का करंट कुछ और है, R3 का करंट कुछ और है, तो ये तीनों एक दूसरे के साथ सीरीज में नहीं है। नहीं सर, मैं R3 और R1 का कह रहा हूँ सर। R3 और R1 भी सीरीज में नहीं है ना। इस ब्रांच में जो करंट आ रहा है और इस ब्रांच में जो करंट आ रहा है, ये दोनों डिफरेंट करंट है, सेम तो नहीं है। ठीक है सर। ठीक है सर, ये R1 और R2 सीरीज में है, इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो R3 के पैरेलल में जाएगा। ठीक है सर। ठीक हो गया सर एक्सक्यूज मी। जी जी सर एग्जांपल नंबर 7.16 करवा दें एक बार, थोड़ा सा पूछना उसके बारे में, बाकी सर हो गया। एक्सक्यूज मी। जी 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 बोले। सर 140 पे हमारी क्लास है मटेरियल साइंस की। ठीक है, आप लोग क्लास लीव कर लें। ठीक है, मैं ओके 116 इसको 7.16 समझा देता हूँ। आपकी क्लास खत्म हो गई है, तो मैं आपकी जस्ट प्रॉब्लम सुन रहा हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं करवा देता हूँ क्लास। सर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। कौन सा, मैं आपको इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन सा है। 7.16 एग्जांपल में। अच्छा एग्जांपल में 7.16 एग्जांपल तो 7 साल हुई होती है उसमें। ये वाली है 7.8 7.6 7.16 तो कोई एग्जांपल नहीं है सर है, मैं एक पेज आपको बताता हूँ। बता दें पेज नंबर बता दें। 7.16 डायग्राम होगी शायद। टू 29 पे सर। 229 ये है ना। ये एग्जांपल है ना। 7.5 है ये। 7.1 सर नीचे करें, सर नीचे करें एक और पेज। अच्छा ये लो, और नीचे करें। ये सर ये 7.1 वाली, ये फिगर है ना, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन सर किया हुआ बस है ना। जी जी। ये मैंने सर आपको एक एक्सप्लेन मैंने किया इससे हुआ। पूछना है कि मेरे पास, सर एक्सप्लेन हाँ। किया हुआ, मैंने एक बार फिर पूछना है कि हाँ 3 जी। में हमारे पास करंट आ गई है 0 ठीक पॉइंट, है। या नीचे आंसर भी है वो एग्जैक्ट करंट आ गई है मेरे पास। ठीक है तो सर आगे ये दोनों 2 और 3 पैरेलल में और 4 और 1 पैरेलल में है, तो ठीक हमने है। 4 की करंट निकालनी, तो कैसे ये निकलेगी? टोटल करंट भी मेरे पास निकल आई है। अब टोटल करंट आपके पास निकल आई है, तो मैं इस ब्रांच को यहाँ से हटा के यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, इसमें कोई इशू तो नहीं है। नो सर कोई ठीक इशू है, नहीं है। ठीक हो गया। अब टोटल करंट आपको पता है, सपोज 10 एम्पेयर थी। ये वाली करंट आपको पता चल गई है, ये वाली I2 जी आप खुद सर। कह रहे हैं कि कितनी है। ये सॉरी जी एंटर हो जी रही है, ये एंटर हो रही सर, है, मैंने वो जो भी 0.44 निकल आई है। जो भी इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास ये दोनों पैरेलल में और ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करो तो ये एक ही ब्रांच बच जाएगी, ये एलिमिनेट हो जाएगा। जी सर, एक ही बात नीचे है। वाले दोनों को यहाँ मैं पे हमारे पास पैरेलल में बचती है 0.66 करंट आती है। ठीक है जो भी आ रही है, तो ये भी पैरेलल में सॉल्व होकर एक ही ब्रांच बन जाएगी। तो ये दोनों करंट मिल के इस ब्रांच में फ्लो कर रहे होंगे। ठीक है,
सर कोई समझ नहीं है मेरे, दोनों को तो हमने कंबाइन करके इसको एक रजिस्टर सामने बना दिया, इन चारों को एक कंबाइन रजिस्टर करके। बना दिया ना, तो उसके बाद आपको उस रजिस्टर का करंट चाहिए, करंट मिल जाएगा। जी सर आपको मिल इनपुट गया। करंट पता है, I2 भी पता है, करंट मिल गया। तो करंट मिल गया तो आपको इस वाले रजिस्टर की वोल्टेज मिल जाएगी। सर वोल्टेज इक्वल टू जी सर IR मिल से। जाएगी। यस सर तो मिल जाएगी। ये वाला जो रजिस्टर था इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से बना था, तो जो इसका वोल्टेज है वही 4K का वोल्टेज होगा। तो 4K जी की सर। रेजिस्टेंस आपको पता है, तो I इज इक्वल टू VR से आपको I1 मिल जाएगा, I इज इक्वल टू V/R से। सही है सर, सही है। सर ठीक इसमें है। वो जो लाइन बीच में डली हुई है सर, जो बी जो पॉइंट बी है सर, इसका फिर मकसद तो कोई ना होगा ना सर ना? इसका मकसद ये है ना कि इन दोनों रजिस्टर को पैरेलल में कर रहा है। अगर ये लाइन ना हो तो ये दोनों पैरेलल में नहीं रहते। क्यों सर, क्यों ये पैरेलल में नहीं रहते सर? फिर भी तो पैरेलल में नहीं होते। हाँ सर नहीं ठीक होंगे है ना, सर। आप ये हटा देंगे तो फिर कहाँ पैरेलल में होंगे? फिर तो 2 और 4 सीरीज में है, 3 और 1 सीरीज में। ठीक है सर। ठीक है, वो ठीक जस्ट ठीक आपको सिर्फ एनालिसिस करवाने के लिए उसने ये काम किया। ठीक ठीक हो गया सर। सही हो गया। फिर हम सीरीज में सॉल्व करके इनको दोनों को पैरेलल में सॉल्व करते। हाँ, अगर ये लाइन ना होती तो फिर हम इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करते और फिर वो दोनों फिर ब्रांचेस पैरेलल आ जाती, फिर पैरेलल में सॉल्व। ओह यस सर, गॉट इट सर। ठीक हो गया। थैंक यू सर। ठीक है, ओके ओके। सलीफ बाकी भी आप सर, लोग अल्लाह प्रैक्टिस कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़। वीकेंड है, आप तैयारी शैयारी करें, जो भी क्वेश्चन हो फिर मुझे भेज दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।